तो आज हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, केयर ऑफ न्यू बॉर्न के बारे में बात करेंगे। ये न्यू बॉर्न की केयर, जो बेबी डिलीवर्ड हुआ, हमने पिछली बार बेबी डिलीवर्ड कराया, बेबी डिलीवर्ड के बाद में परपीरियम पीरियड पढ़ा है, जो पोस्टमार्टम पोस्ट वाला जो टाइम होता है, पोस्ट नेटल पीरियड वाला टाइम होता है, उसके बारे में पढ़ा, जो परपीरियम पीरियड होता है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि न्यू बॉर्न की केयर किस तरीके से करनी है, बेबी डिलीवर्ड करवाया हम लोगों ने, उसकी केयर किस तरीके से करनी है। तो देखेंगे फर्स्ट हम लोग केयर किस तरीके से करेंगे। नवजात का आकलन, गंभीर अवस्थाएं और असामान्यता जैविक चिन्हों का आकलन और शारीरिक बात, असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न करेंगे, ठीक है। और गेस्टेशन है, रिस्क स्टेटस देखेंगे एंड एबनॉर्मल लाइज वगैरह चेक करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, इसके अलावा बर्थ वेट चेक करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, जन्म से 1 माह की आयु के मध्य शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। बिल्कुल राइट बात है कि जन्म से 1 माह तक का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है, ठीक है। एक सामान्य परिपक्व नवजात शिशु का जन्म गर्भावधि के 38 से 42 सप्ताह पूर्ण हो जाने पर होता है, तो उसका सामान्य वजन कितना होता है, 2.5 किलो होता है। देखेंगे, देखो क्या होता है, एक सामान्य जो परिपक्व बच्चा जो होता है उसका शिशु का जो गर्भावधि होती है वो कितनी होती है, 38 से 42 सप्ताह की होती है। 38 से 42 सप्ताह पूरे करने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परिपक्व बच्चा बोलते हैं, ठीक है, परिपक्व मैच्योर बेबी बोलते हैं। और उसका सामान्य वजन कितना होता है, 2.5 किलो, कम से कम कितने वेट का होगा, 2.5 किलो के वेट का होगा, 2.5 से 3 किलो के वेट का बच्चा होता है, ठीक है। सामान्य नवजात शिशु के शारीरिक आकलन किस तरीके से करेंगे, तो सामान्य नवजात शिशु के शारीरिक आकलन करेंगे, जन्म के तुरंत बाद नवजात का संपूर्ण शारीरिक परीक्षण किया जाता है ताकि किसी प्रकार की असामान्यता की उपस्थिति का शीघ्र पता लगाकर समय पर उपचारित किया जा सके। देखिए, जन्म के बाद में क्या करना है आपको, जैसे बेबी का डिलीवर्ड होने के बाद क्या करना है आपको, नवजात का संपूर्ण शरीर का परीक्षण करना है, यानी हेड से लेकर टॉय तक का पूरा क्या करना है आपको, संपूर्ण परीक्षण करना है। इसमें किसी भी प्रकार की असामान्यता की उपस्थिति हो तो उसका शीघ्र पता लगाना है, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता लगाना है, तो पता लगा के क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट यानी उपचारित करना है, तो ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अतः नर्स को सामान्य नवजात शिशु के लक्षण की जानकारी होना अनिवार्य है, और इन सभी को सामान्य शिशु के लक्षण की जानकारी चेक करनी है, तो जो नर्स होती है उसको क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए, इसके बारे में पता होना भी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए उसकी, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, किस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है, नर्स को, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, देखो सामान्यतः शिशु के शरीर का ताप मुख, बाहें, गुर्दा क्षेत्र से लिया जाता है। क्या करेंगे आप लोग, जिसका है शिशु का टेम्परेचर चेक करेंगे, और टेम्परेचर कहीं से भी ले सकते हो, मुख से भी ले सकते हो, ठीक है, बाएं यानी कि एक्सिलरी वाले पार्ट से भी ले सकते हो, गुद्दा यानी रेक्टम वाले पार्ट से भी ले सकते हो, कहीं से भी क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो। सामान्य शिशु की श्वसन दर्द कितनी होती है, सामान्य शिशु की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। नाड़ी दर जो होती है वो कितनी होती है, नाड़ी दर जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 100 से 160 ब्रीथ पर मिनट होती है। रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 45 से 60 या 45 से 60 बाय 25 से यानी जिसमें सिस्टोलिक होगा वो कितना होगा, 45 से 65 के बीच, 60 के बीच में होगा, और डायस्टोलिक जो होगा वो कितना होगा, 25 से 40 के बीच में mm ऑफ Hg होगा। क्या होगा, mm ऑफ Hg होगा, ये जो होगा उसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। शारीरिक संरचना का अवलोकन कैसे करेंगे, अब इसके बाद में हमने देखा कि फिजिकल एग्जाम में सबसे पहले वाइटल साइन चेक करें, तो वाइटल साइन में हम लोग ताप चेक करेंगे, श्वसन दर चेक करेंगे, उसकी नाड़ी दर चेक करेंगे, उसकी ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर में हम सबको ये चीज़ें नॉर्मल वैल्यूज पता होगी तो हम लोग एबनॉर्मलिटी को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब शारीरिक संरचना के अवलोकन में हम लोग क्या देखेंगे, त्वचा का एग्जामिनेशन करेंगे। त्वचा के एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, त्वचा का पीला होना नवजात में रक्ताल्पता शॉक की स्थिति की सूचना देता है, ठीक है। त्वचा का यदि पीला हो रही है, त्वचा के अंदर यदि येलोइश हो रही है त्वचा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, या क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, जॉइंटिस भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होगा तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। त्वचा यदि नीली पड़ी है, बच्चे की जो त्वचा है ब्लूइश कलर की हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसकी शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, शीत के कारण हो सकता है, शीत प्रभाव यानी कि ठंड के कारण बच्चे का शरीर का खुजली हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई औषधि का साइड इफेक्ट के बारे में भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई त्वचा नीली पड़ सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बॉडी में, इस वजह से पड़ सकती है। इसके अलावा ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो ठंड के कारण हो सकता है,
ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, किसी प्रकार की औषधि दी बच्चे को, औषधि देने के बाद ही हुआ ऐसी वो प्रॉब्लम, तो औषधि के कारण हो सकती है। ये सब चीज़ें क्या होती है, नर्स को पूरी तौर से क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए नर्स को। उसके अलावा बिलिरुबिन का स्तर जो होता है 5 mg पर DL से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि 5 ml पर mg पर DL से अधिक हो गया तो इसका मतलब है जॉन्डिस वगैरह हो सकता है पेशेंट को। त्वचा पर रेशेस नवजात में मिलिया मोगलिनिया स्पॉट्स तथा एवरिथीमा टॉक्सिक की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये इस तरीके के जो स्पोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं उन स्पोर्ट्स का भी जानकारी होनी चाहिए, ये स्पोर्ट्स किस चीज़ के बने होते हैं, क्या है स्पोर्ट्स से कौन सी बीमारी हो सकती है, एरिथीमा टॉक्सिक की उपस्थिति है या नहीं, उपस्थिति तो नहीं है कहीं, ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यानी ये स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, मिलिया मोनगेलोन स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एरिथीमा टॉक्सिस की उपस्थिति का भी पता लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद शरीर के नवजात के सिर का अवलोकन करेंगे। अब हेड का बात करेंगे, पहले हमने स्किन के बारे में बात कर ली, पहले वाइटल साइन चेक की, वाइटल के बाद में स्किन चेक कर लिया, स्किन के बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके सिर का पता लगाएंगे। तो सिर के अंदर हम लेके देखेंगे कि सिर के हिस्से में किसी प्रकार की सूजन वूजन तो नहीं है, और किस कारण से इसका पता लगाएंगे, ट्रोमा तो नहीं है, किसी भाग में कोई ट्रोमा तो नहीं है, यानी ब्रेन वाले पार्ट के अंदर ट्रोमा वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, सिपेलो हेमाटोमा वगैरह, ठीक है, सब पैराइटल स्टिल वगैरह ये तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उस ठीक है, इसके सिफेलो हेमाटोमा वगैरह तो नहीं है, यानी ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर आपकी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ों का पता लगाएंगे। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर का भी पता लगाएंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना है, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टिनल पे कितना है, ठीक है, सूचर्स की रेखाएं कैसी है, फॉन्टिनल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ का पता लगाएंगे। स्काल्प की शिराएं वगैरह, जो वेन्स वगैरह है, आर्टरीज वगैरह, उनका पता लगाएंगे, सभी चीज़ों को चेक करेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, इसके अंदर नवजात के सिर के आकलन, नवजात के सिर के आकलन में हम क्या चेक करेंगे कि भाई सिर के अंदर किसी प्रकार की सूजन तो नहीं, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं, ठीक है, इस चीज़ का पता लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सिर के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, क्लॉट्स वगैरह तो नहीं जमे, उसका पता लगाएंगे। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में चेक करेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसा है ब्रेन का। इसके अलावा एंटीरियर फॉन्टिनल पोस्टीरियर फॉन्टिनल किस तरीके के हैं, सूचर्स वगैरह किस तरीके के हैं, ठीक है, सूचर्स वगैरह की कंडीशंस क्या है, ठीक है, बोन्स वगैरह की कंडीशंस क्या है, इन सब चीज़ के बारे में पता लगाएंगे। इसके अलावा फॉन्टेनल का आकार निम्न परिस्थितियों में बढ़ जाता है, जैसे अस्थि निर्माण, थायरॉक्सिन की कमी, फॉन्टेनल निर्जलीकरण की स्थिति में डिप्रेस हो जाते हैं। यदि नवजात में स्कल सूचर पहले ही बंद हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्रेनियोस्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का पता लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अस्थि का निर्माण, भाई क्योंकि बहुत बार कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉन्टेनल का जो आकार होता है, फॉन्टेनल्स जो होते हैं ना उनका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। किस कारण से बढ़ जाता है, भाई अസ്ഥियों का निर्माण हो रहा है तो उसकी वजह से बढ़ सकता है, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से बढ़ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए कि भाई जो बच्चे के अंदर फॉन्टेनल का आकार क्यों बढ़ रहा है, आकार फॉन्टेनल का आकार बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि अस्थि का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इस वजह से भी हो सकता है, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, निर्जलीकरण की कंडीशन के अंदर क्या होता है, सब डिप्रेस हो जाते हैं फॉन्टेनल्स, उसके कारण भी हो सकता है। और नवजात के अंदर यदि पहले ही सूचर, स्कल सूचर पहले ही बंद हो जाए, यदि स्कल सूचर पहले ही बंद हो जाते हैं, टाइम से पहले बंद हो जाते हैं, क्या 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 कंडीशन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियो स्टेनोसिस सिंधु स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, क्लियर। तो यानी कि नवजात के अंदर किसी प्रकार के स्कल सूचर पहले ही बंद हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियो साइनो साइनोटिस साइनोटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियो साइनोटोसिस कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रेनियो साइनोटोसिस कहते हैं। ठीक है, जो पहले ही स्कल के सूचर से वो बंद हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियो साइनोटिस साइनोटोसिस कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक का परीक्षण करेंगे, नेक का मतलब गर्दन का परीक्षण करेंगे, गर्दन की गति चेक करेंगे, थायराइड ग्रंथि की गति चेक करेंगे, स्थिति चेक करेंगे, हिमोटोमा तो नहीं है गर्दन के ऊपर किसी प्रकार का, वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चेहरे का परीक्षण करेंगे, चेहरे के अंदर हम लोग देखेंगे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, जीभ की सतह का परीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आंखों का परीक्षण करेंगे, आंखों के अंदर देखेंगे कैटरेक्ट वगैरह तो नहीं है, आइरिस वगैरह तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम की उपस्थिति तो नहीं है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, संक्रमण वगैरह तो नहीं है आंखों के अंदर, ये चेक करेंगे। एब्डोमिनल परीक्षण के अंदर हम क्या देखेंगे, हेपेटोमेगेली तो नहीं है, स्प्लेनोमेगेली तो नहीं है, ओम्फेलोसीली तो नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये जो भी ऑर्गन है उनका क्या हो जाना, बढ़ जाना, हेपेटोमेगेली मतलब लीवर का बड़ा हो जाना, स्प्लेनोमेगेली का मतलब है स्प्लीन का बड़ा हो जाना, ये हो गया। ठीक है, ये सभी तरह के जो ऑर्गन है इनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं, बड़े तो नहीं हो रखे हैं, ठीक है, उनके अंदर बड़ापन तो नहीं हो चुका है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। इसके अलावा हृदय दर चेक करेंगे, हृदय दर जो होनी चाहिए 120 से 160 के करीबन होनी चाहिए। ठीक है, और यदि इससे कम है तो भी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो रही तो ट्रेकिकार्डिया हो सकता है बच्चे के अंदर। ठीक है, हृदय की रिदम चेक करेंगे, हृदय ध्वनि चेक करेंगे, हृदय ध्वनि के अंदर मरमर की उपस्थिति तो नहीं है, मरमर साउंड तो नहीं सुनाई में आ रहा है,
यदि मरमर साउंड सुनाई आ रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का हार्ट में कॉम्प्लिकेशन उसका पता लगाएंगे। जननांगों का अवलोकन करेंगे, जननांगों के अंदर हम देखेंगे मेल बेबी है तो उसके पेनिस की लंबाई वगैरह चेक करेंगे, पेनिस की कंडीशंस वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वृषण वाला स्क्रोटम वाला पार्ट, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में उपस्थित है या नहीं है, वृषण जो है वो स्क्रोटम वाले पार्ट में उपस्थित नहीं है, चेक करेंगे। हाइपोस्पेडिस और हाइपरस्पेडिस कंडीशन तो नहीं है, फाइमोसिस की उपस्थिति तो नहीं है, फाइमोसिस की उपस्थिति नहीं है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, मेल बेबी है तो फीमेल बेबी यदि है तो क्लाइटोरिस बड़े आकार का तो नहीं है, योनि में किसी प्रकार का रक्त तो नहीं रुका हुआ है, ब्लीडिंग वगैरह क्लॉट्स वगैरह तो नहीं बने हुए हैं, ये चेक करेंगे। उसके बाद में एनल एग्जामिनेशन करेंगे, एनल एग्जामिनेशन में देखेंगे गुर्दे का परफोरेशन वगैरह ठीक तो आना चाहिए, गुर्दे की स्थिति किस तरीके की है, मैकोनियम की उपस्थिति है तो उसका आकलन करेंगे, ये सब चीज़ों का चेक करेंगे। आया समझ में? इसके अलावा और क्या चीज़ें चेक करेंगे, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड चीज़ें चेक करेंगे। तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड में हम लोग क्या चीज़ चेक करेंगे, जो आपके जो रिफ्लेक्सेस वगैरह उनको चेक करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मोरो रिफ्लेक्सेस की जानकारी लेंगे। सामान्य हेड सर्कमफेरेंस जो है वो 33 से 38 सेंटीमीटर होता है, सामान्य नवजात की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 48 से 53 सेंटीमीटर होती है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। इसके अलावा रक्त से संबंधित में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, और उसके अलावा हीमोग्लोबिन वगैरह, ईएसआर वगैरह है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। यदि इनमें भी किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे। आरबीसी का लेवल कम है यानी कि क्या हो सकता है, आरबीसी का लेवल कम है यानी कि ब्लड का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया वगैरह भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी बॉडी के अंदर। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स की कमी और रक्त का थक्का बनना कम हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी की कमी है तो इसका मतलब इन्फेक्शन बढ़ चुका है। ठीक है, ईएसआर है, ईएसआर जो होता है वो किस लिए बढ़ता है, ईएसआर का मतलब होता है ईएसआर का मतलब है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है वो बढ़ी हुई है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या क्या रिफ्लेक्सेस देखेंगे, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस, रूटिंग रिफ्लेक्सेस होता है, इस प्रकार के रिफ्लेक्सेस नवजात की गालों पर कोई स्पर्श करवाने में बच्चे की गर्दन कुछ और मुड़ जाती है। ये कब होता है, लगभग 6 सप्ताह की अवधि के ऊपर ये वाला रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है। सकिंग रिफ्लेक्सेस, शिशु के होठों को चूचक की उंगलियों के स्पर्श कराने पर वह उसको चूसता है, ये लगभग 6 माह की उपस्थिति को होता है। यानी कि आप बच्चे के मुंह के ऊपर, होठ के ऊपर उंगली को रखेंगे तो उस फिंगर को क्या करने लग जाएगा, चूसने लग जाएगा। ये कब होता है, 6 माह पर होता है लगभग। ग्रैप्स रिफ्लेक्सेस क्या होता है, नवजात की हथेली पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु को मुट्ठी से बीसता है, ये क्या होता है, लगभग 3 माह तक रहता है। तथा पाल्मर ग्रैप 9 से 12 माह, प्लेंटर ग्रैप्स जो होता है वो कितने दिन तक रहता है, 9 से 12 माह तक रहता है। ठीक है, इसके अलावा टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस भी चेक करेंगे, जिसमें 6 से 8 माह तक टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जिस तरफ गर्दन मुड़ाएगा उस तरफ के हाथ को चौड़ा कर लेता है, जो कि बैक साइड वाला जो अपोजिट साइड वाला हाथ है उसको क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। ये जो होता है ये टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, 6 से 8 माह तक रहता है ये। उसके बाद में स्टूपर डांस रिफ्लेक्सेस होता है, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, मूवमेंट्स वगैरह कराता है सारे, जिसमें 6 माह के ऊपर खत्म हो जाता है ये भी। ठीक है, बेबिनिस के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये 1 वर्ष की आयु पर रहते हैं, कितने रहते हैं, 1 वर्ष की आयु पर रहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप बच्चे के पैरों के ऊपर, जब पैरों की जो तलवा है, नीचे वाला जो पार्ट है आपका एंकल वाला पार्ट, उसका जो तलवा वाला पार्ट है उसके ऊपर, यदि फिंगर्स के ऊपर आप अपनी हाथों को उसके ऊपर मालिश करते हैं, उसके तलवे वाले पार्ट पे हाथों को मालिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उंगलियों को क्या करता है, चौड़ी कर देता है, अंगूठे को बीचता है, इस तरीके के रिफ्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, उसके बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करेंगे, नवजात शिशु को प्रसव के दौरान म्यूकस और रक्त नासिका मार्ग में प्रवेश कर जाता है, जिसकी सफाई करना अनिवार्य है ताकि शिशु सामान्य सांस ले सके। बिल्कुल राइट बात है कि बच्चा जब होता है प्रसव के बाद में क्या होता है, प्रसव के दौरान क्या होता है, बच्चा जब बेबी बाहर निकलता रहता है तो बहुत सारे म्यूकस वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, नासिका मार्ग में यानी नाक में मुंह में चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो सांस लेने का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जिसकी सफाई करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप उसको शक करके, सक्शन मशीन द्वारा शक करके उसको क्या करना पड़ता है, वो क्लीन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है उसके माउथ को, नोज को, ताकि क्या वो बच्चा जो आसानी से सांस ले सके। उद्देश्य क्या होता है, श्वसन मार्ग की सफाई करना, ये आप कर रहे हो नियोनेटल रिससिटेशन, इसका उद्देश्य क्या है, श्वसन मार्ग की सफाई करना, ब्रीथिंग को सामान्य बनाना, रक्त में अम्लता को घटाना, नवजात शिशु के शरीर का सामान्य बनाना। इसके अलावा क्या देखेंगे आप, नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन में देखेंगे, नर्स द्वारा शिशु को जन्म के 1 मिनट में 5 मिनट के बाद अवलोकन करके पार्टोग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, पार्टोग्राफ तैयार करेंगे, जैविक चिन्हों में असामान्यता होने पर नोट करेंगे। ठीक है, श्वसन क्रिया सही रूप से नहीं चल रहे और श्वसन गति के रुक जाने पर आप क्या करेंगे, रिससिटेशन करेंगे। जन्म के तुरंत बाद नवजात के शरीर को साफ करके क्या करोगे आप लोग, शुष्क करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर करनी है आपको। पार्टोग्राफ भी तैयार करना है, जैविक चिन्हों में असामान्यता है तो आप उसको भी नोट करनी है,
और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिखवाना है बच्चे के लिए, ठीक है, डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट करवाना है आपको बच्चे के। इसके अलावा क्या है कि श्वसन गति रुक गई है बच्चे की, तो रिससिटेशन प्रक्रिया द्वारा श्वसन गति को वापस लाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा क्या करना, बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो उसको क्या करना, उसके ऊपर जो उसके जो शरीर है उसको क्या करना है, शुष्क करना है, यानी कि बिल्कुल जो गीला हो रहा है शरीर उसको क्या करना है, आपको ड्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, नवजात के सीपीआर हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सभी आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो क्या है नवजात में आप लोग सीपीआर देंगे, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे आप लोग, तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए, देखो कौन कौन से, ऑक्सीजन कैनुला चाहिए, ठीक है, रिससिटेटर चाहिए, उसके अलावा रेडिएंट वार्मर चाहिए, और मैनोमीटर चाहिए, इन्फेंट लेरिंगोस्कोप चाहिए आपको आयु के अनुसार, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब चाहिए आपको आयु के अनुसार, ठीक है, एम्बू बैग चाहिए आपको आयु के अनुसार चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, इन्फेंट फेस मास्क चाहिए आपको, कॉर्ड क्लैंप चाहिए, निडल चाहिए, विसंक्रमित सूखे विसंक्रमित टॉवेल चाहिए बच्चे को साफ करने के लिए। इसके अलावा औषधियाँ भी होनी चाहिए, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्स्ट्रोज या नॉर्मल सलाइन, एडिलिन, विटामिन के, एट्रोपिन्स वगैरह सभी आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। यदि आप ये चीज़ें हैं तभी आप बच्चे को क्या कर सकते हो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रोसेस दे सकते हो, सीपीआर दे सकते हो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास में ऑक्सीजन कैनुला, यानी कि ऑक्सीजन कैनुला होना चाहिए, रिससिटेशन होना चाहिए, आपके पास में रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, मैनोमीटर होना चाहिए, इन्फेंट लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, इन्फेंट लेरिंगोस्कोप है, उसके अलावा इन्फेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब होनी चाहिए आपके पास में, सभी आयु के अनुसार होनी चाहिए, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, एम्बू बैग होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, इन्फेंट फेस मास्क होना चाहिए, कॉर्ड क्लैंप्स होने चाहिए, निडल्स होने चाहिए, विसंक्रमित टॉवेल्स होने चाहिए, किसी प्रकार के इन्फेक्शंस वाले टॉवेल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, फ्यूमिगेट हुए हैं, कंप्लीट ऑटोक्लेव्स जो होते हैं टॉवेल्स वगैरह वो होने चाहिए आपके पास में। औषधि होनी चाहिए, औषधियों में आपके पास सभी तरह की हाइड्रोक्लोराइड होनी चाहिए, डेक्स्ट्रोजिन, नॉर्मल सलाइन, एडिलिन, विटामिन के, एट्रोपिन वगैरह सभी होनी चाहिए आपके पास में अवेलेबल, ठीक है। रिसर्चेशन क्रिया योजना क्या होती है, रिसर्चेशन क्रिया योजना में क्या होगा, एयरवे क्लीनिंग करेंगे, क्रिया का प्रथम पद्य जिसमें शिशु के श्वसन मार्ग को साफ किया जाता है, ब्रीथिंग श्वसन प्रक्रिया सामान्य की जाती है, सर्कुलेशन इस पद में शिशु के रक्त परिसर को सामान्य करने का प्रयास किया जाता है, ड्रग्स आवश्यकता अनुसार औषधि उपयोग करेंगे, एक्सप्लेनेशन माता पिता को शिशु को दी जाने वाली रिसर्चेशन प्रक्रिया को समझा दिया जाता है। रिसर्चेशन क्रिया करोगे आप लोग तो बच्चे का एयरवे क्लीन करो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन करनी है, सब उल्टा किया है, सबसे पहले क्या करनी है आपको, एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन क्या करोगे आप लोग, पहले माँ बाप को बताओगे कि हम लोग ये प्रोसीजर करने वाले हैं, बच्चे के ऊपर श्वसन लेने में परेशानी आ रही है, ठीक है। पहले माँ बाप को, मदर फादर को, जो भी उन सभी को आप लोग क्या करेंगे, समझाएंगे, ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे, और एयर को क्लीनिंग वगैरह करके कंप्लीट सेट पे तैयार करेंगे बच्चों को। आया समझ में, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई प्रोसेस पेशेंट के ऊपर नहीं करना है आपको, ठीक है। नवजात का प्रबंधन तथा सामान्य रोग, नवजात का किस तरीके का प्रबंधन करेंगे, सामान्य रोग में किस तरीके से प्रबंधन करेंगे, तो इमीडिएट केयर में देखो, नवजात प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को अच्छी तरीके से देखभाल की जाना अनिवार्य है। नवजात की देखभाल के उद्देश्य नवजात शरीर का ताप को आपको क्या करना है, नियमन करना है, रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करना है, नवजात की श्वसन मार्ग का नियमन करना है, नवजात को संक्रमण से बचाना है, नवजात की नाभि रज्जु की देखभाल करनी है, नवजात की त्वचा की देखभाल करनी है, जन्मजात विकृति को उपचार करना है, नवजात उसके परिवार को सौंपना है, और नवजात की आंखों की देखभाल करनी है। ये सारे काम आपको क्या करने हैं, प्रबंधन के अंदर करने हैं, नवजात के प्रबंधन के अंदर करने हैं। आया समझ में। उसके अलावा और क्या काम करने हैं आपको देखेंगे, नवजात के शरीर का तापमान क्या है, तो नवजात के शरीर का तापमान, वातावरण का तापमान कम हो जाने, वातावरण का ताप अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो नवजात का तापमान क्या जाता है, कम हो जाता है, उसकी जो बच्चा की चल जाता है, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। जैसे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए नवजात को तुरंत आपको साफ करके स्वच्छ कपड़े में शुष्क रखना देना, विसंक्रमित कपड़े से कवर किया जाना चाहिए, बच्चे को ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, बेबी को माँ के शरीर के संपर्क में रखना है, ठीक है। क्या होता है, नवजात के शरीर का तापमान नियमन किस तरीके से करना है कि जो नवजात जो होता है वो जो बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो बाहर का एनवायरनमेंट क्या, तो बहुत ज़्यादा होता है, हैवी एनवायरनमेंट रहता है, ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, ठंडा एनवायरनमेंट रहने की क्या होता है, बच्चा जो होता है वो हाइपरथर्मिया का शिकार हो जाता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया का शिकार होता है बच्चा, क्या होता है, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, और हाइपोथर्मिया का शिकार से बचाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे बच्चा डिलीवर्ड होता है उसके बाद में उसको क्या करना है, तुरंत साफ शुष्क करना है, पहले तो उसको क्या है, विसंक्रमित टॉवेल के द्वारा शुष्क करना है, शुष्क करने के बाद में उसको क्या करना है, विसंक्रमित कपड़ों से ढक देना है, और ढकने के बाद में क्या करना है, ढकने के बाद में उसको क्या करना है, माँ के पास में लेटा देना है, माँ के शरीर के संपर्क में रख देना है, ताकि बच्चा क्या हो, हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो, और बच्चे को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड वाले पार्ट से, ठंडी चीज़ों से या ठंडी वस्तुओं से दूर रखना है, ठीक है, जैसे कूलर, एसी वगैरह हो गए आपके, पंखा हो गया, इन सभी चीज़ों से क्या करना है, बच्चे को दूर रखना है, रेगुलर माँ के कॉन्टैक्ट में रखना है बच्चे को, ताकि बच्चे का क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहे, बना रहे, ठीक है। नवजात के श्वसन मार्ग का नियमन, जन्म लेते ही नवजात होता है, इससे फुसफुस व
एक्सपेंशन हो जाता है और श्वसन क्रिया सामान्य यदि नवजात नहीं होता है तो पीठ पर हल्के आदत थपथपे लगाकर उसे रुलाते हैं। बेबी के श्वसन मार्ग को सक्शन का उपयोग करके साफ कर दिया जाता है। यदि फिर भी श्वसन सामान्य नहीं होता है तो नवजात को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन द्वारा क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। सीपीआर द्वारा क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में क्राइंग करता है, ठीक है। क्राइंग करने से क्या होगा, जो उसकी जो फुसफुस जो है अंदर के जो लंग्स वगैरह है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, खुल जाते हैं, ठीक है। और यदि नवजात नहीं रोता है तो क्या करना है, बच्चे की पीठ के ऊपर थपथपाना और थपथपा करके क्या करना है, बच्चे को रुलाना, ताकि उसका जो श्वसन मार्ग है वापस नॉर्मल हो जाए, बच्चा क्राइंग करने लग जाए और वापस जो सर्कुलेशन वगैरह वो भी सब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम्स लग रही है अंदर कोई सिक्रेशंस वगैरह, तो उनको क्या करना है, श्वसन मार्ग को सक्शन करके क्या करना है, आपको क्लीन करना है बच्चे के। और श्वसन मार्ग यदि श्वसन सामान्य नहीं है, यदि बच्चे की जो है सांस रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रेट है वो सामान्य नहीं है, तो आपको क्या करना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर द्वारा उसको क्या करना है, उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नवजात को संक्रमण से बचाना। नवजात को संक्रमण से किस तरीके से जन्म नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए तुरंत साफ करके विसंक्रमित कपड़े में लपेट के रखा जाता है, ठीक है। नवजात को यदि आपको संक्रमण से बचाना है तो विसंक्रमित कपड़े के अंदर लपेट के रख दो उसको, ठीक है। नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए उसकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों को भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए। नवजात को संक्रमण से बचाना है तो जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके अंदर भी किसी प्रकार का उसके कपड़ों पर भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको भी क्या करना है, इन्फेक्शन से दूर रहना, साफ और नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने, ठीक है, विसंक्रमित कपड़े पहनने, ताकि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। आपको अम्बिलिकल कॉर्ड की आप अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर किस तरीके से करेंगे, तो जन्म के कुछ देर बाद ही नाभि रज्जु को काटा जाता है। नाभि रज्जु को जब काटा जाता है तब अपरा क्या हो जाता है, स्पंदन बंद हो जाता है। नाभि रज्जु को काटने हैं तो 2 क्लैंप लगाए जाते हैं, एक उधर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है, कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, ठीक है। नवजात की नाभि पर लगे नाभि रज्जु को या तो क्लैंप कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है। नवजात की नाभि रज्जु की स्वच्छता की नियमित देखभाल की जाती है तथा संक्रमण से बचाया जाता है। कुछ नहीं करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर किस तरीके से करनी है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या करना है, जैसे बेबी बाहर निकलता है तो कॉर्ड को क्या करना चाहता है, किया जाता है, क्लैंप किया जाता है। किसके द्वारा क्लैंप किया जाता है, कॉर्ड क्लैंप के द्वारा क्लैंप किया जाता है। 2 क्लैंप लगाते हैं, उनके बीच में से बच्चे के क्लैंप को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ताकि इधर का सर्कुलेशन इधर ना हो, इधर का सर्कुलेशन इधर ना हो, बीच में से स्टॉप किया जाता है, आया समझ में, ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, नाभि रज्जु की स्वच्छता करनी है। नाभि रज्जु को कट कर दिया, उसके बाद में नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु को कट करने के बाद में बच्चे को कोर्ड से अलग करने के बाद में क्या करना है, नाभि रज्जु की अच्छे से देखभाल करनी है, उसकी क्लियर करनी है, उसमें सफाई वफाई करनी है, उसकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए अब क्या करना है, वहाँ पे कुछ पैड वगैरह लगाने हैं आपको, थोड़े बहुत ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। नवजात की त्वचा की देखभाल किस तरीके से, नवजात के जन्म के बाद नवजात के शरीर पर लगे रक्त ग्लूकोजा जो सिक्रेशन उनको साफ किया जाता है, ठीक है। नवजात के शरीर पर लगे वेर्निक्स केसियोसा को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि शरीर के ताप का क्या करता है, नियमन करता है। वेर्निक्स केसियोसा लगा था व्हाइट कलर का, उसको क्या करना है, अच्छे से हटाना नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, बच्चे के जो टेम्परेचर है उसको क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है, नियमन करने का काम करता है, ठीक है। अब अबगार स्कोरिंग चार्ट बनाएंगे आप। अबगार स्कोरिंग में देखेंगे, अबगार स्कोरिंग में क्या देखेंगे आप लोग, ए का मतलब अपीयरेंस देखेंगे, पी का मतलब पल्स देखेंगे, जी का मतलब ग्रेमेंसी देखेंगे, ए का मतलब एक्टिविटी देखेंगे और आर का मतलब रेस्पिरेशन चेक करेंगे। यदि अपगार स्कोरिंग चार्ट है, इनके अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, ठीक है। ए का मतलब अपीयरेंस चेक करेंगे, अपीयरेंस के अंदर देखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा बी का मतलब पल्स चेक करेंगे, जी का मतलब ग्रेमेंसी, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब रेस्पिरेशन चेक करेंगे। इसके अंदर हम लोग 0, 1 और 2 नंबर देंगे, 0, 1 और 2। यदि बच्चे के अंदर मान लीजिए बच्चे का पल्स, पल्स पे आते हैं हम लोग, सीधा पल्स के ऊपर देखते हैं हम लोग। पल्स के अंदर मान लीजिए किसी बच्चे का पल्स है, जो पल्स मान लीजिए हट, जो पल्स होती है आपकी, वो किस पल्स है, वो क्या है, कम है, या पल्स आई नहीं रही है, पल्स क्या नहीं आ रही, कम आ रही है, आई नहीं रही है पल्स, पल्स अनुपस्थित है तो 0 देंगे। पल्स उससे कम है, मान लीजिए नॉर्मल हार्ट रेट जो है बच्चे की कितनी होनी चाहिए, 130 से 140 से 160 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 140 से 160 के करीबन होनी चाहिए कम से कम बीपीएम, ब्रीथ क्लीन करना है, ठीक है। अब 140 से 160 से कम है तो 1 नंबर देंगे, और इससे ज़्यादा है तो कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अबगार स्कोरिंग चार्ट को मेंटेन करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ करेंगे, अपीयरेंस को भी चेक करेंगे, अपीयरेंस में भी 0, 1, 2 नंबर देंगे, पल्स में भी 0, 1, 2 नंबर देंगे, ग्रेमेंसी में भी 0, 1, 2 नंबर देंगे, एक एक्टिविटी में भी 0, 1, 2 नंबर देंगे, और रेस्पिरेशन के अंदर 0, 1, 2 नंबर देंगे। और नंबर दे करके हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के अंदर क्या है, अबगार स्कोर को फुलफिल करेंगे, और अबगार स्कोर के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है बच्चे के अंदर, उस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।
ये सब चीज़ें उसी की वो बारे में लिखी हुई है। क्लियर है। और उसके बाद में देखेंगे नवजात का अवलोकन करना। नवजात का अवलोकन क्या करेंगे? नवजात का अवलोकन अपकार स्कोर की सहायता से किया जाता है। अवलोकन के दौरान नवजात विकृति और घावों का अवलोकन किया जाता है। बच्चे को माता पिता को ट्रांसफर करना। अवलोकन के पश्चात यदि नवजात सामान्य हो तो उसके परिवार वालों को ट्रांसफर कर देता, परंतु नवजात में किसी प्रकार की असामान्य हो, जैसे लो बर्थ वेट बेबी हो, गंभीर जन्म श्वसन समस्या है, जन्मजात विकृति है, माँ के मधुमेह रोग से ग्रसित होने की स्थिति है, तो क्या करना है आपको? उसको भी बच्चे को क्या करना है? नियोनेटल आईसीयू के अंदर रखना है। ठीक है। नवजात का जो भी अवलोकन होगा वो किसके द्वारा पे होगा? आपको अपगार स्कोरिंग की सहायता से होगा। और अपगार स्कोरिंग अपीयरेंस, पल्स, ग्रेवेंसी, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, इन सभी को चेक करेंगे। उन सभी को चेक करके आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उनको नंबर्स देंगे और नंबर्स देकर के आप लोग किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को आप क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, आईसीयू में जाएंगे। ठीक है। और बच्चे के माता पिता को तभी ट्रांसफर करेंगे जब बच्चा सामान्य है। नॉर्मल है तो बच्चे के माँ बाप को क्या करेंगे? आप अपगार स्कोरिंग चेक करने के बाद यदि नॉर्मल है बच्चा तो आप उसके माँ बाप को उसको ट्रांसफर कर देंगे। और यदि किसी प्रकार की असामान्यता है, जैसे लो बर्थ वेट बेबी है, किसी प्रकार की गंभीर जन्म श्वसनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जन्मजात कोई विकृति रह गई है या माँ कोई मधुमेह से ग्रसित है माँ, तो आप लोग क्या करेंगे? बच्चे को आप लोग नियोनेटल आईसीयू में रख करके क्या करेंगे? ट्रीट करने का काम करेंगे। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे आप लोग नवजात की आंखों की देखभाल। नवजात की आंखों की देखभाल किस तरीके से करेंगे? आंखों की कॉटन द्वारा अंदर से बाहर की तरफ साफ करते हैं। 1% सिल्वर नाइट्रेट बूंद बूंद करके डालते हैं। 35 सप्ताह से कम का गेस्टेशन टाइम होने पर बच्चे को नियोनेटल आईसीयू में भेजा जाता है। ठीक है। नवजात की आंखों की देखभाल किस तरीके की? नवजात की आंखों की देखभाल के लिए कॉटन से आपको क्या करना है? अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना है। ठीक है। और क्या करना है? 1% सिल्वर नाइट्रेट की बूंद बूंद करके क्या करनी है? उसकी आंखों में डालनी ताकि आंखें क्लियर रहे। और गेस्टेशन का टाइम जो होता है क्या होता है? गेस्टेशन का टाइम यदि समय से पहले का है, यदि गेस्टेशन टाइम से पहले बच्चा पहले पैदा हो गया, गेस्टेशन टाइम से, तो आपको करना है बच्चे को नियोनेटल आईसीयू के अंदर भेजना है। अपगार स्कोरिंग किसे कहते हैं? नवजात के असेसमेंट हेतु वर्जीनिया अपगार द्वारा, वर्जीनिया अपगार जो थे उन्होंने क्या किया था? वर्जीनिया अपगार एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा क्या किया गया? अपगार स्कोर मेथड दिया गया, जिसमें जन्म के तुरंत 60 सेकंड बाद अगले 5 मिनट तक शिशु का अवलोकन किया जाता है। उसी के अंदर क्या किया जाता है? अपगार स्कोरिंग दिया जाता है। और अपगार के अंदर ही क्या किया जाता है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रेवेंसी, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन को चेक किया जाता है। और इसके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो बच्चे को नियोनेटल आईसीयू के अंदर रख करके क्या ट्रीट किया जाता है। और किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है तो बच्चे को क्या किया जाता है? माँ बाप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये कब से कब तक किया जाता है? बच्चे के जन्म के 60 सेकंड बाद से लेकर के अगले 5 मिनट तक किया जाता है। ठीक है। नवजात की देखभाल किस तरीके से करेंगे? लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात की देखभाल किसे करेंगे? नवजात को पोस्ट नेटल वार्ड में भेज देने के बाद भी दी जाने वाली देखभाल को क्या कहते हैं? केयर को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे आप लोग? नवजात को प्रसव कक्ष में, प्रसव पश्चात कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नवजात को स्तनपान का प्रारंभ करवाना है। नवजात को संक्रमण से बचाना है। जन्मजात विकृति का अवलोकन करना है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी है मदर को, बच्चे से रिलेटेड, और शारीरिक स्वच्छता की देखभाल करनी है। ये सारी क्या करनी है आपको? केयर क्या करनी है? नवजात की देखभाल के लिए आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे हम लोग नवजात को प्रसव कक्ष में, प्रसव पश्चात कक्ष में स्थानांतरण किस तरीके से करेंगे? इमीडिएट देखभाल द्वारा नवजात के सामान्य का असामान्य होने का पता लगा लिया जाता है। नवजात में किसी प्रकार की असामान्यता की अनुपस्थिति पर नवजात को पोस्ट नेटल वार्ड में स्थानांतरित किया जाएगा। नवजात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माँ के पास भेज देना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रूमिंग इन। माँ के पास में जितना टाइम बच्चा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? रूमिंग इन की कंडीशन बोलते हैं। यदि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की असामान्यता नहीं है, बच्चा नॉर्मल है, तो उसको क्या करना है? किसी भी हालत के अंदर पोस्ट नेटल वार्ड के अंदर माँ के पास में स्थानांतरित करना है, किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है। और यदि नहीं है, यदि किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी, तो बच्चे को नियोनेटल आईसीयू में रखना है। और जो बच्चे को प्रॉपर पोस्ट नेटल वार्ड के अंदर बच्चे को माँ के पास में रखने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? रेगुलर रखने की प्रोसेस है माँ के पास में, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रूमिंग इन कहते हैं। रूमिंग इन के लाभ क्या होता है? रूमिंग इन से क्या होता है कि माँ बच्चे के बीच में जो होता है वो क्या होता है? माँ के बीच में और उनके बीच में क्या बनता है? एक बॉन्डिंग रिलेशन, अच्छी मजबूत बॉन्डिंग रिलेशन बनती है। इसके अलावा शिशु को क्या मिलता है? एक सुरक्षा का एहसास होता है कि भाई उसको सुरक्षा मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है माँ द्वारा। ठीक है। बच्चे को, ठीक है, शिशु को स्तनपान कराने की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। इस चीज जब से ज़्यादा बच्चा माँ के पास रहेगा तो उसको क्या मिलता रहेगा? स्तनपान मिलता रहेगा और स्तनपान बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी। माँ को नवजात की देखभाल करना आ जाता है। माँ तो यदि नवजात की देखभाल नहीं करना आता तो बच्चा जितना पास में रहेगा तो नवजात की देखभाल करना सीख जाएगी माँ। नवजात में होने वाले संक्रमण की संभावना घट जाती है। और नवजात में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, उसकी संक्रमण की संभावना भी क्या होती है? बच्चा यदि माँ के पास रहेगा तो घट जाती है। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनेजमेंट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं? नवजात को स्तनपान कराना प्रारंभ करना। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, क्योंकि उसमें
नवजात के पोषण के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की उपस्थिति होता है, जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक बढ़ती है। नवजात के जो स्तन माँ का जो स्तनपान होता है, माँ द्वारा जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए मदर द्वारा बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब बार बार में कुछ समय के अंदर बच्चे को बार बार में दूध पिलाना, 6 माह तक दूध कुछ समय के अंदर बार बार में पिलाते रहना बच्चे को, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पिलाते जाना वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखिए, प्रसूता की प्रसव के कारण होने वाली थकान को ठीक होने पर बच्चे को माँ के पास रखा जाता है, इस क्रिया को रूमिंग कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, बच्चे को माँ के पास रखना है, माँ के पास जितना रखा जाएगा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रूमिंग कहते हैं। माँ के द्वारा दूध मिलाने से नवजात शिशु को शहद खिलाया जाता है, जिससे जन्म बूटी कहते हैं। ठीक है, माँ के द्वारा दूध पिलाने से पूर्व क्या कहता है, बच्चे को क्या थोड़ा सा शहद को चटाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जन्म बूटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज का जलीय विलयन किया जा सकता है। पहली बार माँ के स्तनों स्रावित होने वाले दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, पहली बार जो माँ द्वारा जो दूध स्रावित होता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इस कोलेस्ट्रॉम में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं, जो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नवजात द्वारा स्तनपान करने पर शकिंग प्रक्रिया तथा पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित होता है तथा ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो क्या करता है, लेटरल नलिकाओं में संकुचन करता है। जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तनपान की प्रक्रिया को क्या कर देनी चाहिए, प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्तनपान के लाभ, एडवांटेज और ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ क्या होते हैं। माँ का दूध जो होता है शिशु के लिए आदर्श दूध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूध होता है। ठीक है, माँ के दूध में प्रोटीन, वसा, नवजात के लिए आसानी से पाचित होने वाले पोषक तत्व सभी प्रेजेंट होते हैं, जो बच्चे के में आसानी से पाचित हो जाते हैं। माँ के दूध के अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जो IgA प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। माँ के दूध में लाइसोसोम, लेवक्टोफेरिन भी नवजात को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं, यही प्रेजेंट होते हैं माँ के दूध में। माँ का दूध शुद्ध और संक्रामक जीवाणु से मुक्त होता है। माँ का दूध जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी जीवाणु प्रेजेंट नहीं होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही क्या होता है, सेफ होता है। स्तनपान नवजात के लिए शिशु उपयुक्त, कम खर्चीला और सुलभ होता है। स्तनपान जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, उपयुक्त होता है, कम खर्चीला होता है, कोई खर्चा नहीं लगता है। इसके अलावा सुलभ साधन होता है, आसानी से मिल जाता है बच्चे को जब जरूरत हो। माँ व बच्चे के मध्य स्तनपान द्वारा स्नेह बंधन का निर्माण होता है, स्नेह बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि माँ बच्चे को क्या करेगी, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्नेह बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा देखेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, किस तरीके से माँ को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसकी टेक्निक्स बताएंगे हम लोग। स्तनपान कराते समय उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें शिशु का पर्याप्त पोषण हो सके। नवजात की देखभाल, इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित पदों द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम माँ को क्या करना है, शांत एनवायरनमेंट में बैठना है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठना है। ठीक है, फिर उसको बच्चे को क्या करना है, आरामदायक स्थिति में बैठ करके बच्चे को आराम से उसको गोद में लेना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, एक हाथ से शिशु की गर्दन को सहारा देना है, एक हाथ से क्या करना है, शिशु की गर्दन को सहारा देना है। ठीक है, और दूसरे सहारा देकर उसके मुंह को स्तनों के पास में रखा जाना है। क्या करना है, सहारा देकर के उसके बच्चे के जो हेड वाला पार्ट है उसको क्या करना है, स्तनों के पास में लेके जाना है। ठीक है, ताकि उसको क्या मिल सके, एरोला वाला पार्ट उसके पास में आ जाए। उसके बाद में क्या करना है, दूसरे हाथ से की उंगलियों की सहायता से निप्पल को पकड़ के, दूसरे हाथ इस हाथ से तो आपने बच्चे को पकड़ लिया, दूसरे हाथ की सहायता से निप्पल को पकड़ के बच्चे को क्या करना है, निप्पल को पकड़ के बच्चे के मुंह में देनी है। ठीक है, निप्पल को पकड़ के क्या करना, बच्चे के मुंह में देना, जिससे नवजात आसानी से दूध पी सके। ठीक है, नवजात निप्पल के नवजात के होठ के संपर्क में आने पर शकिंग, स्टिमुलेशन, इजेकुलेशन रिफ्लेक्सेस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो होता है सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करना है, शिशु को बारी बारी क्या करना है, स्तनों से दूध पिलाना है, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। ठीक है, स्तनपान को शिशु की आवश्यकता के अनुसार करवाया जाना चाहिए, वैसे बच्चे को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको करता जाना, रेगुलर स्तनपान कराना, इसी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, और ये 6 महीने तक कराई जाती है। स्तनपान के बाद पाचन तंत्र में वायु प्रवेश करती है, जब स्तनपान करता है बच्चा तो उसके साथ में वायु प्रवेश करती है। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना है, लेटाना नहीं है, बच्चे को क्या करना है, कमर के ऊपर लेना है, कंधे के ऊपर लेकर के सीधा करके बच्चे की पीठ के ऊपर क्या करना है, थपथपाना है, जिससे नवजात को डकार आ जाएगी, और जो भी गैस थी, एयर थी, वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। प्रत्येक स्नान के दौरान महिला द्वारा स्तनों को क्या कर देना है, साफ करना है। और वैसे स्तनपान करा दिया माँ ने, उसके बाद में क्या करना है, स्तनों को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करनी है, ताकि बच्चा जब उसको मुंह में लेगा, स्तनों को, निप्पल्स को जो मुंह में लेगा, वो निप्पल्स उसके मुंह के अंदर इन्फेक्शन न जाए, इसलिए क्या करना है, स्तनों को नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग क्या, जन्म के बाद नवजात शरीर के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, क्योंकि इस दूध में सभी तरह के तत्व विद्वान होते हैं। प्रसव के पश्चात स्तनों से निकलने वाला प्रथम दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, जिसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। ठीक है, मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अभी जो पकड़ाया वो जो भी पढ़ाया वो का वही सब सेम चीजें इसके अंदर लिखी हुई है बच्चों।
ठीक है। सेफ वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तनाव रहित वातावरण होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है। स्तनों की बार बार में सफाई करते रहना चाहिए। शिशु को जब भी दूध पिलाए उसके बाद में स्तनों की सफाई करनी है। बच्चे को आसानी से गोद में लेटाना है, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठना है, मदर को सेफ एनवायरनमेंट में बैठना है, आरामदायक स्थिति में बैठना है। एक हाथ से क्या करना है, हाथ कल उसके सिर को सहारा देना है, हेड वाले पार्ट को सहारा देकर निप्पल के पास में लेके जाना है, ब्रेस्ट के पास में लेके जाना है। एक हाथ से निप्पल को उसके मुंह में देना है, बच्चे के मुंह में देना है। ठीक है। दोनों तरफ से बारी बारी करके स्तनपान कराना है। उसके बाद में बच्चे की मिल्क फीडिंग कर ले। उसके बाद में फीडिंग करने के बाद में बच्चे को क्या करना है, कंधे के ऊपर लेना, सीधा करके वो पीठ को तपतपाना है, ताकि जो एयर है वो क्या हो, बाहर की तरफ डकार आ जाए और एयर बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाली बाधाएं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत सारी बाधाएं भी होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है मतलब कौन कौन सी। शिशु को आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक स्तनपान करवाना। ठीक है। उसके बाद में स्तनों में इंगोजमेंट होने की कंडीशन में वहाँ बच्चे को दूध नहीं पिलाते। स्तनों में किसी प्रकार का संबंधित संक्रमण होकर तो दूध नहीं पिला सकते। स्तनों में निप्पल के अंदर की तरफ मुड़ी हुई, निप्पल अंदर की तरफ है तो बच्चा फीडिंग नहीं कर पाएगा। स्तनों में किसी प्रकार का संक्रमण है, मास्टाइटिस की कंडीशन है तो भी नहीं, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। ठीक है। फीडिंग नहीं कर पाएगा। स्तनों में पीड़ा का अनुभव हो रखा है तो पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो भी माँ क्या होगी, दूध नहीं पिला पाएगी। दूध वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, दूध वाहिनियाँ जो है सिक्रेशन नहीं कर पा रही है, किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो भी बच्चे के अंदर दूध नहीं मिल पाएगा। शिशु के होठ फटा हुआ होगा, ठीक है, क्लेफ्ट लिप होगा तो भी बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। सर शिशु का समय से पूर्व जन्म होगा, शिशु यदि प्री मैच्योर पैदा हुआ है, बच्चा पहले पैदा हो गया, जन्म से पहले पैदा, टाइम से पहले पैदा हो गया। ठीक है। तो बच्चे शिशु का जन्म से पहले पैदा हो गया तो क्या हो सकता है, तो ये बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। स्तनपान के दौरान शिशु का नाक बंद होने की कंडीशन में बच्चा क्या होगा, दूध नहीं पी पाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो ऐसे ऐसे भी है जिसमें बच्चे को कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, जिसके अंदर बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। यदि माँ HIV रोग से संक्रमित है तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। स्तनों में किसी प्रकार का घाव है माँ के तो भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। ड्रग्स लेती है माँ किसी प्रकार की तो भी दूध नहीं पिलाना है। और स्तन कैंसर है माँ के अंदर तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। आया समझ में। उसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है, अब जो दूध पिलाया हम लोगों ने, दूध के बाद में 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, उसके बाद में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जो ऊपर से जो फूड दिया जाता है बच्चे को वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल फीडिंग कहलाती है। देखेंगे यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होने के 6 महीने, यानी 6 महीने बाद में ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होने के बाद से जो ऊपर से माँ के दूध के अलावा जो ऊपर से जो फीडिंग दी जाती है वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल फीडिंग कहलाती है। इसमें देखेंगे जन्म से 6 माह तक शिशु को स्तनपान द्वारा संपूर्ण पोषण प्रदान किया जा सकता है, परंतु 6 माह के बाद शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है, जो उसके लिए वृद्धि होती है यह अपर्याप्त होता है, जिसकी आपूर्ति के लिए अन्य पूरक आहार के रूप में दाल का पानी, चावल का पानी, फलों की गुर्दे आदि दिए जाते हैं। यानी कि 6 माह तक तो बच्चे का जो माँ का जो दूध है उससे काम चल जाता है, लेकिन 6 माह बाद जो क्या होता है, 6 माह के बाद में क्या तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ग्रोथ के समय पे क्या होता है, जो माँ का जो दूध होता है उससे उसकी नीड फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, माँ को बच्चे को क्या किया जाता है, ऊपर से अलग से खाना दिया जाता है, दाल का पानी, चावल का पानी, फलों की गुर्दे वगैरह दिए जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, आपको आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखेंगे इसमें कृत्रिम आहार में शिशु के लिए सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। जो कि आपकी आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं आप लोग, कृत्रिम आहार दे रहे हैं, इसके अंदर सभी तरीके के आवश्यक तत्व होने चाहिए, सभी तरीके के आवश्यक तत्व होने चाहिए, सभी कंप्लीट। ठीक है। भोजन द्वारा शिशु को कम से कम 90 से 120 किलो कैलोरी पर केजी ऊर्जा मिलनी चाहिए। जो आप आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हो उसके अंदर कितनी बच्चे को ऊर्जा मिलनी चाहिए, 90 से 120 किलो कैलोरी पर केजी ऊर्जा मिलनी चाहिए। शिशु को भोजन कम मात्रा में थोड़े थोड़े अंतराल पर देना चाहिए। आप जो आर्टिफिशियल फीडिंग करा रहे हैं थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर, कुछ कुछ समय पे, समय से थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर, थोड़े थोड़े समय के अंदर करा दिए। ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग टेक्निक क्या होगी, 6 माह के बाद शिशु को अतिरिक्त भोजन देने के लिए कृत्रिम आहार दिया जाता है, जिससे जिसे विनिंग कहते हैं। विनिंग नहीं होगा बच्चों, ये विनिंग होगा, विनिंग कहते हैं। बोतल द्वारा बोतल भोजन खिलाना बोतल फीडिंग भी कहते हैं। ठीक है। कप और चम्मच के उपयोग द्वारा भी होती है। ये जो टेक्निक से अलग अलग होती है, जिसमें बोतल फीडिंग भी होती है, बच्चे को भूख लगने पर बोतल द्वारा दूध पिलाया जाता है। शिशु को साफ कपड़े पहनाने चाहिए, शिशु के शरीर के ताप के अनुसार भोजन का ताप होना चाहिए। बोतल के मुंह पर सूचक युक्त ढक्कन लगाया जाता है, जिससे शिशु को दूध पीने में आसानी होती है। बोतल फीडिंग करवा रहे हैं आप लोग, है ना। कृत्रिम आहार देंगे, वो भी कृत्रिम आहार भी अलग अलग तरीके से देंगे आप। बोतल फीडिंग द्वारा भी दे सकते हैं, कप और चम्मच द्वारा भी दे सकते हैं आप। ठीक है। उसे वीनिंग भी कहते हैं। ठीक है। शिशु को बोतल फीडिंग कराते समय बोतल को सही स्थिति में रखा जाना चाहिए। कृत्रिम आहार देते समय शिशु को अकेले नहीं छोड़ना है। आप जो बच्चा जो फीडिंग कर रहा है बोतल द्वारा, उसके अंदर आप बच्चे को आसानी से आके अलग नहीं छोड़ना है, आप अकेले नहीं छोड़ना है। फीडिंग के दौरान उपयोग में लिया गया आहार दोबारा यूज में नहीं लेना। एक बार जितना उतना ही आहार बनाना है। आर्टिफिशियल फीडिंग के अंदर उतना ही आहार बनाया है एक बार में, जितना बच्चा उसी समय पी सके। बार बार में उसको क्या ठंडा होने के बाद में वापस रिपीट नहीं देना है उसको। ठीक है। हर बार नया बनाना है। ठीक है। उसके बाद फीडिंग के बाद शिशु के मुंह को साफ करना है बोतल फीडिंग के बाद में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कप एंड स्पून।
अब बच्चे, बहुत सारे बच्चों को क्या किया जाता है, बोतल से ना पिला करके आर्टिफिशियल फीडिंग कप और स्पून से कराई जाती है। सर्वप्रथम कप और चम्मच को साफ रखना है, ठीक है। इस विधि में शिशु को फीडिंग कर देने के लिए लेटी हुई स्थिति में रखा जाना चाहिए। बच्चों को क्या करना, लेटे हुई स्थिति में रख करके कप और स्पून फीडिंग करानी है। कप में दूध लेकर चम्मच के साथ बच्चे को दूध पिलाना है। कप कप में क्या करना है, दूध लेकर के चम्मच के साथ बच्चों को दूध पिलाना। दूध पिलाने के दौरान बच्चे के मुंह के किनारे से दूध निकलता है, ठीक है, उसको साफ करना है। इसके अलावा दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलानी है। कोई भी कुछ भी खिलाओगे आप, कुछ भी पिलाओगे तो बच्चे को क्या करनी है, आपको डकार देना है। सावधानी क्या करोगे, बच्चे और माँ की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। फीडिंग के लिए तैयार सामान को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। उपयोग में ली जाने वाली बोतल का मुंह चौड़ा होना चाहिए। बोतल पर लगाए जाने वाले निप्पल को पानी में 5 मिनट तक उबाल कर रखना है, ताकि वो बोतल क्या हो जाता है, विसंक्रमित हो जाए। बोतल और बोतल का जो ढक्कन है वो विसंक्रमित हो जाए। फीडिंग के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामान को सही देख रेख करनी। फीडिंग के दौरान जो भी आप प्रोडक्ट लाएंगे वो क्या होना चाहिए, आपके पास में सही जगह पे रखा होना चाहिए, व्यवस्थित रखा होना चाहिए। हर जगह पे नहीं रखा होना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ताप नियमन कंगारू मदर केयर कल। आज हम बात करेंगे ताप नियमन कंगारू मदर केयर के बारे में। ताप नियमन कंगारू मदर केयर क्या है, देखेंगे केयर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन। प्रसव के बाद नवजात के लिए बाहर का वातावरण जो होता है गर्भ की तुलना से कम होता है, जिसके लिए शिशु के शरीर में अनुकूल हेतु कार्य की परिवर्तन होती है। जिस दौरान शिशु के शरीर का ताप कम हो सकता है, वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है, जिसे बचाव हेतु दी जाने वाली केयर कंगारू मदर केयर कहलाती है। प्रसव के बाद में क्या होता है कि जो बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चा जो होता है वो क्या होता है, गर्भ के एनवायरनमेंट में होता है, यूट्रस के अंदर रहता है, तो यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, इसके अंदर सभी के अंदर ये चीज लिखा, मैं क्लियर करता हूँ आपको, कि जो प्रसव होता है, प्रसव के बाद क्या होता है, नवजात के लिए बाहर का जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है कम होता है। तो जैसे ही बच्चा जब बेबी डिलीवर्ड होता है, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद में क्या होता है, जब बाहर के लिए आता है, बाहर निकलता है, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और बाहर के एनवायरनमेंट कम होने के कारण से क्या हो जाता है, शिशु के शरीर का जो क्या होता है, तापमान जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तापमान कम होने की वजह से वो किसका शिकार हो जाता है, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। और हाइपोथर्मिया से बचाव करने के लिए बच्चे को जो केयर दी जाती है, बच्चे को जो केयर दी जाती है वो कौन सी केयर कहलाती है, कंगारू मदर केयर कहलाती है। बच्चे को जो केयर दी जाती है वो कौन सी केयर कहलाती है, कंगारू मदर कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस केयर का मुख्य उद्देश्य शिशु के शरीर का ताप नियमित बनाए रखने का है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस केयर का, कि शिशु का जो ताप है उसको नियमित बनाए रखने का इसका मेन मेन एम है, इसका मेन उद्देश्य है। आया समझ में, क्लियर है। यानी कंगारू मदर केयर समझिए, बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए जो केयर दी जाती है वो क्या कहलाती है, कंगारू मदर केयर कहलाती है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे के ताप को नियमित बनाना या नियमन बनाना, ठीक है। आया समझ में, नॉर्मल करना। प्रोसीजर क्या होता है, कंगारू मदर केयर की प्रक्रिया को निम्नलिखित पदों में पूर्ण किया जाता है। इसके जो प्रोसीजर कंगारू मदर केयर किस तरीके से दी जाती है, सबसे पहले क्या करना है, नवजात की त्वचा को साफ व सूखा रखना है, ठीक है। सबसे पहले नवजात की त्वचा को क्या करना है, आपको साफ करना है। शिशु को निरंतर रूप से माँ के शरीर के संपर्क में रहता है, इस विधि को कंगारू मदर केयर कहते हैं। और शिशु को क्या करना है, निरंतर रूप से, रेगुलर रूप से क्या करना है, माँ के संपर्क में रखना है, माँ के कनेक्ट रखना है माँ की बॉडी से। और इस विधि को क्या कहा जाता है, कंगारू मदर केयर कहते हैं। बच्चे को अच्छी तरह से कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है, जो गर्म वो नहीं होना चाहिए। तो कंगारू मदर केयर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को पहले साफ करना है। साफ करने के बाद बच्चे को क्या करना है, एक कपड़े में, अच्छे से कपड़े के अंदर, गर्म कपड़े के अंदर, ऊनी कपड़े के अंदर लपेटना है। और उसके बाद में माँ के संपर्क में, रेगुलर संपर्क में, माँ की स्किन से कनेक्ट रख के रखना है, माँ की बॉडी से कनेक्ट रखना है। तो शिशु को जिस कक्ष में रखना है, उस कक्ष में क्या होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी कमरे में रखेंगे बच्चे को और माँ को, एक दूसरे को एक साथ में कमरे में रखेंगे, जिसे रूमिंग इन कहते हैं, जिस कमरे में रखेंगे उस कमरे का जो ताप होता है वो क्या होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। कक्ष में जो भी आप रूम है जिसमें माँ और बच्चे को रखे, उसके अंदर जो पंखे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा, उसके बाद देखेंगे माँ को स्वास्थ्य शिक्षा देना, नवजात का संक्रमण से बचाना। माँ को क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षाएं प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे को आप संक्रमण से बचाया सके। नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर कम होने से संक्रमण की संभावना अधिक होती है, जिसके बचाव के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं।
नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर कम होने के संभावना के कारण होने से संक्रमण की संभावना अधिक होती है। बच्चे का जो प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, जब बच्चा एट बर्थ पैदा होता है तो उसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसमें क्या जाता है कि बच्चे के अंदर संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके लिए हमको क्या करना है, माँ को क्या करना है, समझाना है कि आपको किस तरीके की केयर बच्चे को प्रोवाइड करनी है। तो देखो क्या केयर प्रोवाइड करेंगे कि नवजात की देखभाल करने वाले व्यक्ति को उसकी देखभाल से पहले अपने हाथों को भी संक्रमित होने, यदि बच्चे को हाथ लगाना है तो बच्चे को हाथ लगाने से पहले आपको बच्चे को हाथ क्या करना पड़ेगा, विसंक्रमित करना पड़ेगा, हाथों को धोना पड़ेगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वगैरह है या एंटीसेप्टिक सॉप वगैरह है, जो भी है लिक्विड वगैरह, एंटीसेप्टिक लिक्विड वगैरह, उससे पहले आपको हाथों को क्या करना है, आपको विसंक्रमित करना है। उसके बाद में ही बच्चे को क्या करना है, टच करना है। ऐसे व्यक्ति जो संक्रामक रोगों से पीड़ित है उन्हें नवजात के संपर्क में नहीं। घर में ऐसे कोई व्यक्ति है जो क्या है संक्रामक रोगों से पीड़ित है, ठीक है, कोई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं बहुत सारे जो संक्रामक रोगों से पीड़ित है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से पीड़ित है। तो ऐसे आदमी को क्या करना है, ऐसे पर्सन को क्या करना है, बच्चे के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना। नवजात की देखभाल हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरणों को विसंक्रमित करना चाहिए। नवजात की देखभाल में जितने भी आप आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट जो उपयोग में लाएंगे वो सभी क्या होने चाहिए, विसंक्रमित होने चाहिए। ठीक है, माँ व बच्चे की शारीरिक स्वच्छता की देखभाल करनी चाहिए। माँ और बच्चे की क्या करनी है, शारीरिक स्वच्छता की आपको प्रॉपर क्या करनी है, देखभाल करनी है। बच्चे का समय से टीकाकरण कराना है। बच्चे का क्या करना है, समय से पहले या समय से टाइम टाइम पे क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट और टीकाकरण करवाना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्रॉपर यूज़ में लेते हुए प्रॉपर सभी तरह की इम्यूनाइजेशन बच्चे के अंदर करवाने, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की आगे फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि हम लोग पहले क्या कर लें, हम लोग इम्यूनाइजेशन करा दें। ठीक है, उसके बाद जन्मजात विकृति व अन्य रोगों का आकलन। अब बच्चे के अंदर हमने नॉर्मल बात तो कर ली, जन्मजात विकृतियाँ भी होती है। तो जन्मजात विकृतियों का आकलन किस तरीके से करेंगे, जन्म के तुरंत बाद ही नवजात का संपूर्ण आकलन किया जाता है तथा ये अवलोकन आगे भी जारी रखा जाता है जिससे मुख्यतः, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद ही क्या करना है, बच्चे का आकलन करेंगे। आकलन में हम लोग वही अबगार स्कोरिंग करेंगे बच्चे की। अबगार स्कोरिंग के बाद में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको रेगुलर रखेंगे आगे, ताकि बच्चे के अंदर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से उनको पहचाना जा सके। तो उसके लिए क्या करना है, नवजात की जैविक चिन्ह को आकलन करना है, जैसे ताप हो गया, दाब, रक्तदाब हो गया है, श्वसन हृदय दर हो गई, नाड़ी दर, इनका सबका आकलन करना है। इसके अलावा शारीरिक भार में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रतिदिन भार को नोट करना चाहिए। अवलोकन के दौरान किसी भी प्रकार की असामान्यता होने की स्थिति में चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए। नवजात में अवलोकन के दौरान निम्नलिखित असामान्यताएं होने की स्थिति में डॉक्टर को सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, आपको जैविक चिन्ह तो करनी है, वाइटल साइन जो है वो तो नोट करनी है। इसके अलावा बच्चे को क्या करना है, बाहर भी आपको क्या करना है, चेक करते रहना। रोज डेली आपको क्या करना है, बाहर को नोट करते जाना है और बाहर में होने वाले परिवर्तन को भी लिखते जाना है। ठीक है, आपको किसी प्रकार की असामान्यता लगती है, बच्चे के अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी लग रही है, तो आपको क्या करना है, चिकित्सक को सूचना देनी है और चिकित्सक से सलाह लेनी है उसको ट्रीटमेंट करने की। आया समझ में, क्लियर है। अब और क्या करना है, नवजात के ने जन्म के 48 घंटे के अंदर मूत्र विसर्जन किया या ना हो, ये सब चीज़ चाहिए, चेक करना है। नवजात ने जन्म के 24 घंटे के भीतर मेकोनियम का उत्सर्जन नहीं किया हो, ये चेक करना है। नवजात के शरीर में पीलिया के लक्षण की उपस्थिति होने पर ये भी चेक करना है। आपको ये प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपको क्या करना है, चिकित्सक से संपर्क करना है। नवजात के सामान्य से अधिक मात्रा में रोने की स्थिति में भी आपको क्या करना है, चिकित्सक से संपर्क करना है। नवजात के शरीर में किसी भाग में रक्तस्राव नहीं होने की स्थिति में भी आपको क्या करना है, चिकित्सक से संपर्क करना है, उसको केयर प्रोवाइड करानी है। स्तनपान के दौरान चोकिंग से हिचकी आ जाती है, ठीक है, स्तनपान के दौरान बच्चों को किसी प्रकार से चोकिंग होने के कारण, यानी गले में किसी प्रकार की वो रुकावट आने की वजह से हिचकी आ गई, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको सलाह देनी है, डॉक्टर से संपर्क करना है। सामान्य से कम मात्रा में स्तनपान करने से भी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। नवजात को कन्वर्जन आने की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना। कन्वर्जन वगैरह तो नहीं आ रहे, तो उसके बारे में भी क्या करना है, कन्वर्जन का मतलब ताड़ वगैरह आना, ठीक है। नवजात के शरीर का ताप सामान्य से कम या अधिक होने की स्थिति में भी डॉक्टर से संपर्क करना। और मुंह में किसी प्रकार के संक्रमण के चिन्ह दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, उसका डॉक्टर को सलाह देनी है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको चेक करनी है, सभी चीज़ें आपको चेक करनी है। इनमें आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है बच्चे के लिए, ठीक है। उसके अलावा आंखों में संक्रमण होने, आंखों में किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, नाभि रज्जु में संक्रमण तो नहीं है, अत्यधिक मात्रा में डायरिया तो नहीं है, और अत्यधिक मात्रा में वॉमिटिंग तो नहीं है, श्वसन की अनियमितता की स्थिति नहीं है। ये सब चीज़ें यदि ऐसी दिख रही है, ऐसी कोई कंडीशन है आपके इसमें बच्चे के अंदर, तो आपको क्या करना है, चिकित्सक से संपर्क करना, डॉक्टर से संपर्क करना, ठीक है। गिव हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की करनी। स्वास्थ्य शिक्षा किस तरीके से प्रदान करें, बच्चे की विशिष्ट रूप से देखभाल के संबंध में जानकारी देना, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा किस तरीके से प्रदान करेंगे, बच्चे की विशिष्ट रूप से देखभाल के संबंध में जानकारी देनी है, माँ को समझाना है, ठीक है, डॉक्टर्स द्वारा, नर्सिंग स्टाफ द्वारा। बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए रखी जाने वाली प्रिकॉशन की जानकारी मदर को समझानी है, उसके फैमिली मेंबर्स को समझानी है।
बच्चे को सही विधि से स्तनपान करवाने की विधि की जानकारी प्रोवाइड करनी है, बच्चे को स्नान करवाने की विधि की जानकारी प्रोवाइड करनी है, बच्चे का समय पर टीकाकरण कराने से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करनी है, शारीरिक स्वच्छता और पोषण की देखभाल, माँ को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, शिशु की शारीरिक स्वच्छता की भी देखभाल करनी चाहिए। अब शारीरिक स्वच्छता और पोषण की देखभाल के बारे में भी समझाना है। इसमें क्या समझाना है कि माँ को प्रतिदिन स्नान करना है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है और शिशु की शारीरिक स्वच्छता की देखभाल भी करनी है, ये समझाना है। इसके अलावा शिशु का भार सामान्य से कम होने पर उपचार के रूप में विटामिन ए, सी, डी तथा आयरन पूरक के पोषण के रूप में देना है। ठीक है, बच्चे का जो भार है वो सामान्य से कम है तो क्या करना है, बच्चे को विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी है, आयरन वगैरह है, सभी पोषण के रूप में अच्छी मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा के अंदर देने हैं बच्चे को। बच्चे का वृद्धि तथा विकास का अवलोकन भी करना है, प्रॉपर बच्चे का वृद्धि और विकास किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं रही, सभी का भी क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, इसके अलावा नवजात में होने वाली सामान्य समस्याएं कौन कौन सी, नवजात में नॉर्मल समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, बर्थ इंजरी हो सकती है, नियोनेटल जॉइंटिस हो सकता है, नियोनेटल इन्फेक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी किसे कहते हैं, प्रसव क्रिया के दौरान नवजात के शरीर में चोट अथवा आघात लग सकते हैं जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, क्या होता है, प्रसव की क्रिया होती है, जब बेबी डिलीवर्ड होता है ना, बेबी डिलीवर्ड होता है जब शरीर के अंदर, नवजात के शरीर में किसी प्रकार की चोट या आघात लग सकती है, किसी प्रकार की चोट या क्या लग सकती है, किसी प्रकार की चोट या आघात लग सकती है जिससे निम्नलिखित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन समस्या उत्पन्न, देखो, क्लेविकल का दूर जाना, क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है, क्लेविकल बोन जिसे कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, के ऊपर आपके शोल्डर वाले पार्ट के पास में प्रेजेंट होती है, क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है, क्लेविकल अस्थि गर्दन के निचले वाले भाग में, गर्दन के निचले वाले भाग में क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। ब्रिज प्रसव के दौरान इस अस्थि के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ब्रिज प्रेजेंटेशन के दौरान क्या जाता है, ये अस्थि जो होती है इसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन में निकल रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, क्लेविकल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें नोट करनी है आपको। बर्थ इंजरी में सबसे ज्यादा क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। उसके अलावा देखेंगे साइन एंड सिम्टम। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, नवजात अत्यधिक मात्रा में रोता है, यदि निष्क्रिय शारीरिक गतिविधि करे तो मोरो रिफ्लेक्सेस में असामान्यता हो जाती है, टूटी हुई अस्थि वाला भुजा गति कम हो जाती है। यदि क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया है तो आपको क्या देखना है, क्लेविकल फ्रैक्चर में क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा, क्राइंग बहुत ज्यादा करेगा, तो उसकी शारीरिक गतिविधियां जो होगी वो निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्सेस में असामान्यता हो जाएगी। इसके अलावा टूटी हुई जो अस्थि है कि जो शोल्डर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गति कम करेगा उसके। यदि क्लेविकल फ्रैक्चर है तो ये जो मूवमेंट्स है, कि जो मूवमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इनमें गति कम हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग, यदि क्लेविकल फ्रैक्चर है तो, ये बर्थ इंजरी है, क्लेविकल फ्रैक्चर है तो आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो प्रभावित भाग की गतिविधि कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म के 1 सप्ताह पश्चात स्वयं क्या होती है, वो जो क्लेविकल होती है वो क्या होती है, स्वयं हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्लेविकल जो होती है वापस, बोन जो फ्रैक्चर है वापस सेट हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, मैनेजमेंट देख लिया हमने कि भाई गतिविधि कम करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बच्चे की जो गतिविधि उसको एक स्टॉप नहीं करने की जरूरत नहीं। क्लेविकल फ्रैक्चर है तो स्टॉप मत करो उसकी गतिविधि, जैसे चल रही है चल रही है, वो जिस तरीके से रहता है उस तरीके से रहने दो। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्लेविकल होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक टाइम आने के साथ में धीरे धीरे 5 से 7 दिन में, 10 दिन के अंदर वापस क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर उसका वापस जुड़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एरप्स पैल्सी क्या होता है, एरप्स पैल्सी का जन्म जब अभी एक एरप्स पैल्सी जो होती है ये भी एक क्या होती है, प्रॉब्लम से बच्चे के अंदर देखने को मिलने वाली प्रॉब्लम है। जब नवजात के तंत्रिका तंत्र की सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6 में घाव हो जाते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, एरप्स पैल्सी किसे कहते हैं, एरप्स पैल्सी होती है जब नवजात जो होता है ना उसका जो तंत्रिका तंत्र है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6 के अंदर किसी प्रकार के घाव उत्पन्न हो गए, वुंड्स वगैरह हो गए, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एरप्स पैल्सी वाली उपस्थिति हो जाती है, मोरो रिफ्लेक्सेस असामान्य हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में क्या जाता है, एरप्स पैल्सी की कंडीशन में क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, असामान्य हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग नियोनेटल जॉइंटिस। हमने पहले तो देखा, क्या देखा हमने, बर्थ इंजरी, अब देखा हमने नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेटल जॉइंटिस क्या होगा, नवजात के शरीर में जब बिलिरुबिन का स्तर 1 से 8 mg पर DL से अधिक हो जाता है तो उसमें निम्न प्रकार के जॉइंटिस लक्षण प्रकट होते हैं। उसमें क्या होता है, जॉइंटिस के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 से 8 mg पर DL से अधिक हो जाएगा, 1 से 8 mg पर DL से अधिक हो जाएगा तो उसमें क्या होने लग जाएंगे, जॉइंटिस के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, बच्चा का पीला पड़ना, स्क्लेरा म्यूकस झिल्लियों और शारीरिक स्त्राव का रंग का पीला पड़ना नवजात में पीलिया कहलाता है। रक्त में पीलिया के लक्षण बिलिरुबिन के स्तर के 3 mg पर DL से अधिक होने पर पीलिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। नियोनेटल जॉइंटिस को
नियोनेट्रम जॉइंटिस भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। नियोनेट्रम जॉइंटिस भी कहा जाता है या एक्ट्रस नियोनेट्रम भी कहा जा सकता है, ठीक है। टाइप क्या है इसके, दो तरह के टाइप्स होते हैं इसके, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, यानी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर किसी प्रकार का बॉडी का पूरा पीला पड़ना, त्वचा का पीला पड़ना, स्क्लेरा का पीला पड़ना, उसके जो म्यूकस वगैरह है, झिल्लियां जो है उनका भी सभी का पीला पड़ना, उसके अंदर जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं उनका भी येलो हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बच्चे का जॉइंटिस कहलाता है। जॉइंटिस कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कौन सा कहलाता है, यकृतीय अपरिपक्वता के कारण नॉन हिमोलाइटिक पी लिया जाता है, जिससे कि आरबीसी के जीवन चक्र में कम होने पर यूरोप बिलिरुबिन के रूप में स्थानांतरण में कमी से विकसित हो जाता है। अभी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है इसमें क्या हो जाता है, यकृत जो लीवर होता है वो आपका अपरिपक्व होने के कारण होता है। ये सब काम क्या होता है, लीवर यदि अपरिपक्व होगा तो क्या होगा, नॉन हिमोलाइटिक पी लिया जाएगा, नॉन हिमोलाइटिक पी लिया जाएगा, जिसमें आरबीसी के जीवन चक्र के कम होने से होता है। ये किसके कारण से होता है, आरबीसी का जो जीवन चक्र है वो कम हो जाएगा तथा यूरो बिलिरोजन के रूप में स्थानांतरित में कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। यूरो जो होता है वो क्या हो जाता है, वापस रिटर्न, जो टॉयलेट है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलना बंद हो जाता है, उसके कारण भी क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाता है। और किसके कारण होता है, ये यकृत यानी लीवर के अपरिपक्व होने की कंडीशन में भी होता है। ये नॉन हिमोलाइटिक पीलिया हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, नॉन हिमोलाइटिक पीलिया हो जाता है, नॉन हिमोलाइटिक। इसके अंदर क्या कारण क्या देखने को मिलेगा, यकृत कोशिका विकृति के कारण होता है ये। बिलिरुबिन के कंजेशन बाधित हो जाता है, बिलिरुबिन का जो कंजप्शन है वो क्या जाता है, कंजप्शन वो बाधित हो जाएगा, उसके कारण हो जाएगा यकृत में परिसंचरण के असामान्य, यकृत में यानी लीवर के अंदर जो परिसंचरण है, वो जो सर्कुलेशन है वो भी क्या हो जाता है, असामान्य होने की कंडीशन में भी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाता है। कैरेक्टराइज देखेंगे, इसके विशेषताएं क्या देखेंगे, जन्म के 24 से 72 घंटे के भीतर नवजात के शरीर में विकसित हो सकती है। ये यदि ये जो जॉइंटिस होगा ये कितने घंटे के अंदर होगा, अगले बच्चे के जन्म के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर ही क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ये देखने को मिलता है। शरीर में सर्वाधिक पीलापन 4 से 5 दिन परिपक्व बच्चे में तथा 6 से 7 दिन तक अपरिपक्व बच्चे के अंदर शिशु में विकसित होता है। शरीर में सर्वाधिक पीलापन कब दिखाई देगा, रेगुलर 4 से 5 दिन तक दिखाई देगा, वो भी किसमें दिखाई देगा, परिपक्व बच्चा होगा, मैच्योर बच्चा होगा तो 4-5 से 5 दिन देखने को मिलेगा, और अपरिपक्व बच्चा होगा तो 6 से 7 दिन तक क्या होगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा। ट्रम बेबी में जॉइंटिस 7वें दिन, प्री टर्म बेबी में 14वें दिन विलुप्त हो जाता है। ट्रम बेबी जो होता है पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट करके जो बेबी बाहर निकला है उसके अंदर 7वें दिन क्या हो जाता है, देखने को मिल खत्म हो जाता है जॉइंटिस, ठीक है। और प्री टर्म बेबी जो पहले पैदा हो गया है, टाइम से पहले पैदा हो गया है, उसमें 14वें दिन क्या जाता है, ये विलुप्त हो जाता है जॉइंटिस। ये स्वतः ठीक होता है, जॉइंटिस जो होता है बच्चों के अंदर स्वतः ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, किसी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बहुत ज़्यादा तो फोटोथेरेपी देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट देखेंगे इसका, माँ को आश्वस्त कराना है कि शिशु शीघ्र ठीक हो जाएगा, माँ को समझाना है कि बच्चा टेंशन मत लो, आप बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कि बच्चा आसानी से ठीक हो जाएगा और शीघ्र ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। नवजात को नियमित रूप से स्तनपान कराने चाहिए, नवजात को प्रॉपर स्तनपान कराने की सलाह देंगे, पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जटिलताओं का अवलोकन करना चाहिए और बच्चे की नियमित देखभाल करने के बारे में मैंने देखभाल करेंगे, ये सारा मैनेजमेंट होगा। माँ को समझाएंगे आप लोग, नियमित रूप से बच्चे को स्तनपान करवाएंगे, पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करेंगे बच्चे को, जटिलताओं का अवलोकन करेंगे और इसके अलावा बच्चे की नियमित देखभाल आप लोग करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। उसके अलावा में होता है पैथोलॉजिकल पीलिया, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कौन सा होता है देखेंगे, हिमोलाइटिक रोग और इंट्रायूट्राइन संक्रमण के कारण पैथोलॉजिकल पीलिया होता है। हिमोलाइटिक रोग और क्या जाता है, इंट्रायूट्राइन संक्रमण के कारण क्या हो जाता है, इंट्रायूट्राइन के अंदर यानी यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होने के क्या हो जाता है, पैथोलॉजिकल पीलिया जाता है। यह शिशु के जन्म के 72 घंटे पर इस प्रकार का पीलिया देखने को मिलता है, पैथोलॉजिकल पीलिया, यानी कि 24 से 72 घंटे तक तो आपको कौन सा दिख रहा है, फिजियोलॉजिकल पीलिया। और पैथोलॉजिकल कब देखने को मिलेगा, 72 घंटे के बाद में देखने को मिलेगा। 24 से 72 घंटे तक तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल पीलिया देखने को मिलेगा। और सॉरी फिजियोलॉजिकल पीला देखने को मिलेगा, फिर 72 घंटे बाद में जो पीलिया देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल पीलिया होगा। ये पैथोलॉजिकल पीलिया जो होता है, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल पीलिया ये भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, प्रोलॉन्ग कंजक्टेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड अनकंजक्टेड हाइपर बिलिरुबिनिया, ठीक है। संक्रमण ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका कारण क्या होता है, हिमोलाइटिक रोगों के कारण हो सकता है, ये स्तनपान में पीलिया के लक्षण की उपस्थिति के कारण हो सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या देखेंगे, नवजात के चेहरे, सीने, हथेली और पैरों की तले की त्वचा और रंग का पीला पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद में क्ले रंग का मल विसर्जन, की जो मल जो होगा वो जो स्टूल पास आउट करेगा वो किस कर करेगा होगा, क्ले रंग का हो जाएगा, येलो कलर का बिल्कुल। बिलिरुबिन का स्तर जो होगा 15 mg पर डीएल से भी अधिक हो जाएगा, 1 से 8 नॉर्मल वैल्यू होती है और बच्चे के अंदर कितनी हो जाएगी, 15 mg पर डीएल,
जब भी अधिक बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाएगा। ये बहुत ही घातक होता है। ठीक है, शकिंग रिफ्लेक्सेस जो हो जाएंगे वो कमजोर हो जाएंगे, बच्चा शक नहीं कर पाएगा दूध को, ज्वर की उपस्थिति रहेगी और संक्रमण के कारण भी रहेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या रखेंगे आप लोग, नवजात की स्थिति का अवलोकन करेंगे, प्रॉपर बच्चे की क्या करेंगे, नवजात की स्थिति का अवलोकन करेंगे, बिलिरुबिन के स्तर को सामान्य से अधिक होने से बचाने के लिए निम्न उपाय करेंगे। क्या करेंगे, शीघ्र फीडिंग प्रारंभ कर देंगे आप लोग, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन रखेंगे उसकी बॉडी के अंदर, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन का टीका लगाएंगे, CNS, ठीक है, कि विषाक्तता को घटाने हेतु निम्न प्रयास किए जाते हैं, फोटोथेरेपी विधि का उपयोग करेंगे। CNS जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी विषाक्तता घटानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटोथेरेपी विधि का उपयोग करेंगे, स्तनपान प्रारंभ करेंगे, रक्त विनिमय क्रिया का उपयोग करेंगे और फिनोबार्बिटोइन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। फिनोबार्बिटोइन ड्रग जो होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर बच्चे के अंदर करेंगे। ठीक है, नर्सिंग प्रबंधन में क्या करेंगे, बच्चे को पूरी तरह से नग्न अवस्था प्रकाश स्रोत से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, बिल्कुल बिना शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पर उसमें क्या करेंगे, उसको 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे बच्चे को, है ना, प्रकाश स्रोत फोटोथेरेपी मशीन के अंदर। ठीक है, बच्चे की आंखों, नवजात के जननांगों को ढक कर रखना, आंखों को और जननांगों को ढक कर रखना, इसके अलावा पूरी बॉडी को क्या करेंगे आप नग्न रखेंगे। ठीक है, बच्चे को नियमित रूप से क्या करना है, स्तनपान करवाने के बारे में समझाएंगे, बच्चे को शारीरिक स्थिति को नियमित रूप से बदलने की कोशिश करेंगे, शरीर का ताप, श्वसन दर व नाड़ी दर को प्रत्येक 2 घंटे में नोट करेंगे, कन्वर्जन तथा ब्राउनिश बेबी सिंड्रोम के लिए निरंतर अवलोकित किया जाना चाहिए, कन्वर्जेंस नहीं आने चाहिए और ब्राउनिश बेबी सिंड्रोम ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर उसको क्या करते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे। प्रत्येक 12 घंटे के अंतराल पर सीरम में बिलिरुबिन के स्तर का अवलोकन कराएंगे बच्चे के क्या करेंगे, प्रत्येक 12 घंटे के अंदर उसका क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जो सीरम होता है, सीरम के अंदर जो बिलिरुबिन होता है उसका क्या करेंगे, स्तर का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन लेवल का चेक करेंगे। ठीक है, सीरम में बिलिरुबिन का स्तर 10 mg पर DL होने पर फोटोथेरेपी को बंद करना चाहिए, सामान्यतः 2 से 3 दिन फोटोथेरेपी द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, सीरम में बिलिरुबिन का लेवल जो होगा 10 mg पर DL से कम हो जाए, या 10 mg पर DL हो जाएगा तो क्या करना है, आपको फोटोथेरेपी बंद कर देनी है और 2 से 3 दिन तक ही ओनली फोटोथेरेपी का उपचार देना है तो बच्चे को। माँ को समझा जाता है कि बच्चे की संपूर्ण देखरेख करे और भावनात्मक सहारा करे। माँ को समझाना है कि बच्चे की आपको संपूर्ण देखरेख करनी है और भावनात्मक सहारा प्रदान करना है माँ को। शिशु को IV थेरेपी और NG ट्यूब के उपयोग द्वारा फिनोबार्बिटोइन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, शिशु को क्या करना है, IV थेरेपी या NG ट्यूब के उपयोग द्वारा क्या करना है, फिनोबार्बिटोइन का क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। रक्त परिसंचरण से बिलिरुबिन के स्तर को सामान्य करने तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी विनिमय हो सकता है। रक्त परिसंचरण से बिलिरुबिन के लेवल को कम करना है, सामान्य करना है, क्या कर लो आप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन लेवल का मात्रा जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका मैनेजमेंट। अब देखेंगे नियोनेटल इन्फेक्शन। आपने पहले क्या देखा, बर्थ इंजरीज देख ली, बर्थ इंजरीज के बाद में नियोनेटल जॉइंटिस देख लिया, नियोनेटल जॉइंटिस के 2 टाइप्स का देख लिया आपने, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देख लिया। अब देखेंगे हम लोग नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन जो होते हैं वो किस किस कारण से होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब होता है, टी का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर का मतलब रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, सी का मतलब और एच का मतलब हर्पिस वायरस। ये सामान्यतः बच्चों में देखने को मिलता है, ये संक्रमण देखने को मिलता है बच्चे को। इसके अंदर बच्चों को सबसे फर्स्ट जो संक्रमण देखने को मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। जन्म के 3 सप्ताह के पश्चात बच्चों की कंजक्टिवाइटा में संक्रमण हो जाना क्या कहलाता है आपका, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम के अंदर क्या कहलाता है आपका, कौन सा देखने को, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। कंजक्टाइवा में संक्रमण होना क्या कहलाता है बच्चे के अंदर, जन्म के 3 सप्ताह के पश्चात बच्चों की कंजक्टिवाइटा में जो संक्रमण देखने को मिलता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है, स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है, स्टेप्टोकोकस की वजह से होता है, गायनोकोकस की वजह से होता है, क्लेमाइड्रा ट्रैकोमेटिस के कारण भी हो सकता है, विषाणु जनित रोग भी हो सकता है, या रासायनिक तत्वों के कारण भी बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण क्या देखने को मिलेगी, कंजक्टिवाइटिस में आंखों में चिपचिपापन देखने को मिलेगा, आईलाइट्स में सूजन देखने को मिलेगी, आंखों का रंग लाल हो जाएगा, आईलाइट्स का हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, प्रबंधन क्या करेंगे, आंखों की नियमित रूप से सफाई करेंगे, प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग करेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन से बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अम्लाइकल सेप्सिस और ओम्फेलाइटिस। ठीक है, नवजात की अम्लाइकल में संक्रमण और सेप्सिस होने की संभावना अधिक रहती है। नवजात का जो अम्लाइकल वाला पार्ट है उसमें सेप्सिस होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। कारण किस क्या कारण से रहता है, बच्चे के लिए संक्रमित कपड़ों का उपयोग करने की, बच्चे के लिए यदि आप संक्रमित कपड़े पहनाएंगे बच्चे को तो अम्लाइकस वाले पार्ट के कपड़े टच होने से संक्रमण के कारण क्या सकता है, उसको अम्लाइकल सेप्सिस होने के चांसेस रहेंगे। देखरेख करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का संक्रमण होने की कंडीशन में भी हो सकता है, संक्रमित वातावरण के कारण भी हो सकता है, जीवाणु जैसे ई कोलाई, स्टेफोकाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई आदि के कारण भी क्या हो सकता है, आपके अम्लाइकल सेप्सिस देखने को मिलता है।
साइन एंड सिम्टम्स क्या देखेंगे आप लोग? साइन एंड सिम्टम में देखेंगे आप लोग पेरी अम्बलाइकल क्षेत्र में सूजन दिखाई देने को लगेगी। अगर अम्बलाइकल वाला जो पार्ट है, पेरी अम्बलाइकल वाला पार्ट है, वहाँ पे सूजन देखने को मिलेगी, लाल हो जाएगा, वहाँ पर नमी देखने को मिलेगी। ठीक है। नाभि के क्षेत्र से म्यूकस का स्त्राव होगा, कोई भी सिक्रेशन होने लग जाएंगे, म्यूकस के सिक्रेशन होंगे। ठीक है। फाउल फाउल या स्मेलिंग आएगी, वहाँ से गंदी दुर्गंध आने लग जाएगी, वहाँ से अम्बलाइकल वाले पार्ट से अम्बलाइकल कॉर्ड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गिरने लग जाएगी और बच्चे को क्या आएगा, बुखार आएगा। साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा किसमें, अम्बलाइकल सेप्टिस के अंदर। प्रबंधन क्या करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट क्या करेंगे अम्बलाइकल सेप्सिस में? संक्रमित अम्बलाइकस का स्पिरिट की सहायता से साफ करेंगे। अम्बलाइकस जो है संक्रमित अम्बलाइकस, उसको क्या करेंगे, स्पिरिट की सहायता से साफ करेंगे। प्रतिदेवी औषधियों का उपयोग करेंगे, नाभि पर लोशन लगाएंगे, शिशु को पृथक कर दिखाई करेंगे ताकि क्या हो, बच्चे के अंदर किसी भी क्या हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग ऑरल थ्रश। ऑरल थ्रश भी देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। ठीक है। ऑरल थ्रश क्या होता है, यह संक्रमण कवक के कारण होता है, जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। इसका संक्रमण जन्म के 1 से 2 सप्ताह के भीतर होता है। ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये भी एक क्या होता है, कवक के कारण होता है। कवक के कारण, कौन से कवक के कारण होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं जिसे। ठीक है। इसका संक्रमण जो था जन्म के 1 से 2 सप्ताह के भीतर होता है। 1 से 2 सप्ताह के भीतर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, ऑरल थ्रश देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने मिलेंगे, मुकस की जो अंदर की, जो मुंह के जो अंदर की जो परत है, उसमें क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्पोर्ट्स पैचेस देखने को मिलेंगे, जीभ और होठों पे पैचेस देखने को मिलेंगे, और शिशु को निकलने में, किसी भी चीज को निकलने में क्या हो जाएगी, तकलीफ होने लग जाएगी। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मुकोसा पर जेसन वॉयलेट जो आता है, उस तरह जेसन वॉयलेट जो एक सॉल्यूशन आता है, उसका क्या करना है, लेप लगाना है। ठीक है। क्रोट्रिमाजोल का उपयोग करना है, बच्चे को क्रोट्रिमाजोल देनी है। ठीक है। और इसके अलावा मुंह की स्वच्छता की देखभाल करनी है बच्चे की। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे नियोनेटल सेप्टिसीमिया। नियोनेटल सेप्टिसीमिया भी देखने को मिलता है, जीवाणु के संक्रमण से रक्त का संक्रमण हो जाता है, जीवाणु के संक्रमण से रक्त में संक्रमण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नियोनेटल सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये किस किस कारण से होता है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, हाइपोथर्मिया, हाइपरबिलिरूबिनिया, इनके कारण हो जाता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके, सामान्य से कम शरीर भार, एलबीडब्ल्यू वाले बच्चे के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है नियोनेटल सेप्टिसीमिया। स्तनपान की अपर्याप्तता के कारण भी देखने को मिलता है, और भोज्य पदार्थों ना, भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थ के कारण, भोज्य पदार्थों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से भी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, न्यूनेटल सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, इसमें बहुत तंत्रिका के रोग हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे तंत्रिका से संबंधित रोग होने लग जाएंगे, शरीर का ताप सामान्य से कम हो जाएगा, बच्चे के रोने का स्तर भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी बच्चे को। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, एब्डोमिनल वाला पार्ट जो होगा, एब्डोमिन वाला पार्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे निरंतर अंतराल पर, रेगुलर कुछ कुछ समय समय के अंदर। श्वसन की द्रव जो होगी बच्चे की तीव्र हो जाएगी, फॉन्टेनल्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ब्लगिंग हो जाएंगे, एहसास कराएंगे। दिल, गर्दन में जो होगी अकड़न उत्पन्न हो जाएगी, बच्चे के श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र जो हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे बच्चे की। ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, शरीर का ताप को क्या करेंगे, नियमन रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा देंगे। ठीक है। ताकि बच्चे के अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग करेंगे बच्चे के अंदर, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे बच्चे की। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, निरंतर शारीरिक अवलोकन करेंगे बच्चे का। ठीक है। नवजात की देखभाल, न्यू बॉर्न केयर किस तरीके से करेंगे, प्री टर्म इन्फेंट के अंदर ऐसे शिशु का जन्म गेस्टेशन अवधि के 37 वीक पूर्ण होने से पहले हो जाता है, जिन्हें प्री टर्म इन्फेंट कहते हैं। ठीक है। न्यू बॉर्न केयर में क्या होता है, सबसे पहले प्री टर्म इन्फेंट देखेंगे, ऐसे शिशु जिनका जन्म गेस्टेशन अवधि के 37 वक्त पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसे प्री टर्म इन्फेंट्स कहते हैं। जो बच्चे 37 वीक पूर्ण करने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्री टर्म इन्फेंट कहलाते हैं। ऐसे बच्चों का जो शारीरिक भार होता है वो कितना होता है, 2.5 kg से कम होता है। 2.5 kg से क्या जाता है, 2.5 kg से क्या होता है, 2.5 kg से कम होता है। ऐसे बच्चे का शारीरिक वेट कितना होता है, 2.5 kg से कम होता है। प्री टर्म के कारण क्या हो सकते हैं, देखो सर्विक्स की इनकम्पिटेंसी के कारण हो सकता है, माँ के शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण, जिसकी वजह से बच्चा प्री टर्म बेबी पैदा हो जाता है। माँ के द्वारा अत्यधिक कार्य करने की वजह से प्री टर्म बच्चा पैदा हो जाता है। एक से अधिक बार प्रसव दिया हो तो उसकी वजह से प्री टर्म बेबी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी क्या हो सकता है, प्री टर्म बेबी हो सकता है। और आइसो इम्यूनाइजेशन के कारण भी क्या हो सकता है, प्री टर्म हो सकता है। जन्मजात विकृति, हृदय संबंधी विकृति, भ्रूणी हाइपोक्सिया, ड्रग के दुष्प्रभाव की वजह से भी क्या हो सकता है, प्री टर्म बेबी क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। और प्री टर्म बेबी को क्या कौन कहलाता है, 37 वीक की जो गर्भावधि से पहले जो बच्चा पैदा होता है वो प्री टर्म इन्फेंट कहलाता है। और उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 2.5 kg से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है। प्री टर्म इन्फेक्शन की विशेषताएं क्या होती है, इन्फेंट की विशेषताएं क्या देखेंगे। प्री टर्म इन्फेंट की विशेषता, ऐसे शिशु की शारीरिक लंबाई सामान्य से कम होती है। ऐसे शिशु जो होते हैं उसकी शारीरिक लंबाई जो होती है वो क्या होती है, सामान्य से कम होती है। टोटल 45 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 45 से 50 सेंटीमीटर से क्या जाती है, बच्चे की लंबाई कम देखने को मिलती है।
ठीक है। फीमेल चाइल्ड बर्थ में लेबिया मेनोरा का आकार बड़ा होता है जो कि लेबिया माइनोरा को कवर नहीं करती। क्या होता है, लेबिया माइनोरा जो होती है, मेनोरा जो होती है, लेबिया मेजोरा जो होती है उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो कि लेबिया माइनोरा को कवर नहीं करती है। ठीक है। पैर के बालों में गहरी खांच, पैर के जो एरिया वाला पार्ट है, पैर के जो बाल, उसमें गहरी खांच की विकसित दिखाई देती है। शिशु के रुदन में असामान्यता होती है, रोने में असामान्यता होती है। ऐसे शिशुओं का चेहरा क्या होता है, छोटा होता है। रिटर्न बच्चों की असामान्यता क्या होगी, शिशुओं में संक्रमण देखने को मिलेगा, फीडिंग संबंधी समस्या देखने को मिलेगी, उपापची एसिडोसिस देखने को मिलेगा, शरीर के ताप का कम होना देखने को मिलेगा और श्वसन संबंधी समस्याएं बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। प्रीटर्म बच्चों की असामान्यता। ठीक है। प्रबंधन क्या करेंगे आप लोग, शिशु के वायु पथ को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। शिशु के सामान्य श्वसन हेतु O2 आपूर्ति, O2 की आपूर्ति करनी है, O2 की आपूर्ति करनी है। विटामिन के को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। शिशु को संक्रमण से बचाना है, कॉर्ड को एसेप्टिक टेक्निक द्वारा क्या करना है, क्लैंप करना है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे नियोनेटल आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होती है। नियोनेटल आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होती है, जिसके अंदर बच्चे को एट बर्थ जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण जिस यूनिट में रखा जाता है वो क्या कहलाती है, आपकी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाती है, एनआईसीयू जिसे कहते हैं। नवजात में होने वाली विभिन्न समस्या और संक्रमण के कारण शिशु की मृत्यु दर में बीमारी की दर अधिक होती है। इस समस्या के समाधान हेतु शिशु के जन्म के तुरंत बाद उपयुक्त केयर दी जाती है तथा शिशु को नियोनेटल इकाई में भेजा जाता है। ठीक है। ऐसी इकाई जिसके अंदर बच्चे के अंदर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के कारण बच्चे के अंदर डेथ ना हो, उसको बचाने के लिए और बच्चे को अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए जिस इकाई में भेजा जाता है वो क्या कहलाती है, आपकी नियोनेटल इकाई कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं, नियोनेटल आईसीयू कहते हैं। ठीक है। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में निम्नलिखित परिस्थितियों में ग्रस्त शिशुओं को भेजा जाता है। अब नियोनेटल आईसीयू में कौन से बच्चों को रखा जाता है, देखो नियोनेटल आईसीयू में ऐसे बच्चों को रखा है जिनमें बहुत ज़्यादा स्तर पर पीलिया हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पीलिया हो रखा है जॉइंटिस की कंडीशन में। नवजात में किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा संक्रमण है तो उसकी कंडीशन में उसको एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। शिशु का शारीरिक आकार सामान्य से अधिक है तो भी उसको क्या रखना पड़ सकता है, क्या रखना पड़ेगा, एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। नवजात में बेहोशी अनकॉन्शियस हो रहा है बच्चा तो उसके कंडीशन में उसको एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। जन्मजात विकृति की वजह से भी उसको क्या रखना पड़ सकता है, एनआईसीयू में रखना पड़ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से भी उसको एनआईसीयू में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसके अलावा झिल्लियों का समय पूर्व फट गई, झिल्लियाँ जो है समय पूर्व फट गई है, बच्चा प्रेगनेंसी से पहले प्री मेच्योर बेबी पैदा हो गया तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ेगा। माँ के अंदर मधुमेह है तो बच्चा भी क्या होगा, मधुमेह रोगी हो सकता है तो उस कंडीशन में उसको क्या रखना है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अबगार स्कोर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है और अबगार स्कोर को चेक करना है तो भी नियोनेटल आईसीयू भेजना पड़ेगा। और अन्य रोगों से संक्रमित माता के शिशु को भी क्या करना पड़ सकता है, नियोनेटल आईसीयू में रखना पड़ सकता है। ठीक है। नियोनेटल आईसीयू का प्रबंधन किस तरीके से होता है, देखो इस इकाई में शिशु की पर्याप्त देखभाल है तो निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। इस ये जो इकाई होती है बच्चों के लिए सबसे सेफली इकाई होती है। इसके अंदर एनआईसीयू में उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था होती है। एनआईसीयू जो होता है वो अच्छे से प्रकाश व्यवस्था होती है। शिशु से संबंधित समस्त सूचनाओं का आकलन करके रिकॉर्ड तैयार भी यहीं पे होता है। शिशु से संबंधित कोई भी आंकड़ा तैयार करना है, किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन का निपटान करना तो यहीं पे होगा। शिशु से संबंधित वाइटल साइन का आकलन भी यहीं पे होगा। शिशु के शिक्षण हेतु की व्यवस्था भी जो होती है वो यहीं पे एनआईसीयू में देखने को मिलेगी। और रेसिस्टेशन हेतु ट्रॉली का प्रबंधन भी क्या देखने को मिलता है। रेसिस्टेशन सीपीआर वगैरह देना है बच्चे को तो वो भी जो व्यवस्था होगी वो सभी कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको नियोनेटल आईसीयू के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है नवजात की श्वसनीय, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो नवजात का श्वसन मार्ग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है, किसी प्रकार का उसके अंदर रुकावट आ गई तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाता है। नवजात के श्वसनीय पथ में म्यूकस डिपोजिशन के से रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाधित हो जाती है जिससे शिशु के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा शिशु को श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है जिन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। क्या होता है कि नवजात का जो श्वसन मार्ग है उसमें क्या हो जाता है, म्यूकस क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए, म्यूकस क्या हो जाए, जमा हो जाए। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो जाती है, जो सांस लेने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, बाधित हो जाती है। और रुकने की वजह से क्या हो जाएगा, शिशु का जो शरीर होगा उसमें ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जो ले रहा है बच्चा, ऑक्सीजन दे रहा है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में, वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम होने लग जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर बहुत सारी श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती है जिसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। कारण किस कारण से हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देखोगे आप लंग्स की भित्तियों में सूजन के कारण भी हो सकता है। लंग्स की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है उनके अंदर किसी प्रकार का सूजन है तो इसके जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। वायु पथ में रुकावट आ रखी है, यानी बीच में कहीं वायु पथ के अंदर कहीं रुकावट आ रही है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। हृदय प्रतिक्रिया का रुक जाना या बंद हो जाने के कारण, हृदय की जो प्रतिक्रिया है,
हार्ट जो है वो फेल हो चुका है, बंद हो गया, रुक गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। जन्म के दौरान किसी प्रकार की इंजरी होगी, इसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। और शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज की कमी की वजह से भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, लक्षण क्या होगा, शिशु की श्वसन दर जो होगी 60 मिनट, 60 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। श्वसन दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, 60 से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। ये सांस नहीं ले पाएगा तो बहुत ज़्यादा उसको खींच खींच के सांस लेनी पड़ेगी, जबरदस्ती सांस लेनी पड़ेगी बच्चे को। शरीर में O2 CO2 की जो CO2 की सांद्रता जो हो जाएगी वो असामान्य हो जाएगी, सामान्य से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, शरीर में सूजन हो जाएगी, शारीरिक उपापचयी अम्लता बढ़ जाएगी और रक्त में सोडियम का स्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट में देखेंगे शिशु की जन्म से पूर्व को जन्म को रोकने हेतु क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग करेंगे। शिशु के समय से पूर्व जन्म हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर अभी लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं है, तो आप क्या करोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दोगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से क्या होगा, उपयोग दोगे, उससे क्या होगा, लंग्स अच्छे से मैच्योर होने लग जाएंगे, पूरा एरिया क्लीन होगा। लंग्स अच्छे से मैच्योर होंगे तो वो क्या आसानी से बच्चा को सांस लेगा, और सांस लेगा बच्चा अच्छे से, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम करेगा, तो क्या होगा, उसका जो इसको जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो होने के चांसेस नहीं होंगे। जन्म के तुरंत बाद नवजात का निरंतर शारीरिक अवलोकन करेंगे आप, ठीक है, मैनेजमेंट में। यदि शिशु के शरीर में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए तो उसकी उचित देखभाल है, तो उसको क्या करना है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में NICU के अंदर प्रोवाइड बच्चे को करेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, बच्चे को सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी अच्छी देखभाल के लिए उसको NICU में रखेंगे। नियमित रूप से शिशु के जैविक चिन्हों का अवलोकन करेंगे, जिसके वाइटल साइन उसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, जन्म के पश्चात शिशु को पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सके, इसके लिए जन्म के आधे घंटे के भीतर शिशु को स्तन प्रदान करेंगे। जन्म के पश्चात जो बच्चे को अच्छा पोषण प्रोवाइड हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जन्म के जस्ट आधे घंटे बाद ही बच्चों क्या कराएंगे, आप लोग स्तनपान कराएंगे। ठीक है, यदि किन्हीं कारणवश माँ द्वारा शिशु को स्तनपान नहीं करवाया जा सकता है तो इंट्रावेनस थेरेपी द्वारा शिशु के शरीर के पोषण स्तर को बनाए रखेंगे। यदि किसी कारणवश माँ द्वारा यदि स्तनपान नहीं करा पा रही है माँ बच्चे को, तो आपको क्या करना है, बच्चे को इंट्रावेनस थेरेपी द्वारा, जो IV थेरेपी द्वारा क्या करना है, बच्चे को शारीरिक पोषण स्तर को बनाए रखना है। उसके पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए IV थेरेपी प्रोवाइड करनी है बच्चे को। नवजात को शारीरिक संक्रमणों से बचाने हेतु प्रतिदेवी औषधियाँ प्रोवाइड करनी है। नवजात के अंदर किसी प्रकार शारीरिक संक्रमण ना, उसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको प्रतिजैविक औषधियाँ प्रोवाइड करानी है। इंट्रावेनस थेरेपी द्वारा नवजात को 10% ग्लूकोज की मात्रा देनी है, ताकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे। सक्शन की सहायता से नवजात के गले की सफाई करनी है और नवजात के शरीर का ताप का नियमन करना है। ठीक है, समझ में क्लियर है? थैंक यू।